गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, पब्लिक आ गई। यस सर। अरे आगरा में तो एक ही बच्चा दिख रहा है। सर बाहर अभी पानी पीने गए अभी आ गए। और वो रशियन रशियन हैकर्स आ गए भाई सारे। तो मेरे को एक डाउट था हाँ सर, जो अपन ने फ्रीज रीअरेंजमेंट की थी प्राइस, हाँ, फ्राइज हाँ। तो सर वो केवल OH और NH2 में ही हो सकती है जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, हाँ केवल फिनॉल और अमीन में ही होगा NH2 वाले में। सभी की वीडियो सब वीडियो करते ही नहीं है ये। बोलो सर इनके जब भी पढ़ाएंगे आज जब वीडियो भैया वीडियो ऑन कर लो यार। अब सब लोगों को ऐसा बोला गया है कि वीडियो ऑन करके ही क्लास कीजिए। देखो ऋषभ ने ऑन कर लिया। सभी ऑन करेंगे सर। ऑन कर लो अपना, चुपचाप जो है आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं है। देखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हो तुम लोग। इतने इतने दिखाई देते हो, कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन ये कि ये पता चलता है कि बैठे हो। इसमें कुछ लोग सोते भी रहते होंगे वीडियो ऑन नहीं, ये तो खैर अच्छी बात है। गलत है ना सर, अब पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं पता थोड़ी नहीं चलता। अब अपना ही नुकसान करेंगे। हाँ भाई, अब सबने कर लिया। हाँ ये देखो, कंपटीशन कम हो रहा है सर, जो सो रहे हैं उनकी वजह से। हाँ और क्या। गौरव रह गया, अभी प्रिया रह गई। प्रिया का कैमरा खराब है। प्रिया का कैमरा खराब है, अच्छा। और कौन है? आयुष। अरे वाह, सूर्यांश भी चमक रहा है आज। सूर्यांश बिल्कुल लग रहा है नहा धो के एकदम क्रीम व्रीम लगा के क्लास कर रहा है आज। गुंजन दिख रही है, शाबाश। ठीक है, तो अब कर लो जिस जिसका कैमरा ऑन हो जाता है सही रहता है। अब कम से कम ऐसे दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है किसके साथ बड़बड़ा रहा है। तो बहरहाल, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नीरव कह रहे हैं मेरे पास वेब कैम नहीं है। नीरव तो आप कुछ कर ही नहीं सकते जब वेब कैम नहीं है। तो एक फोटो भेज देना बेटा अपनी, हमारे मोबाइल पे एक फोटो भेज देना ऐसे। और कोई है? अभी कुछ लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया है, तो जो कर सकते हैं वो ऑन कर ले भाई। मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, सिद्धांत ने नहीं किया, अभी जैनीश ने नहीं किया, सोनाली ने नहीं किया, नमन ने नहीं किया। तो जो लोग कर सकते हैं वो ऑन कर लें, क्योंकि गुड इवनिंग। थोड़ा सा ना थोड़ा सा सही रहता है, मतलब ऐसा बोला गया है, क्योंकि कुछ इस तरह के इंसिडेंट एक आध बार हो गए हैं। जैसे लास्ट मेरी क्लास में हो गया था। नॉर्मली मेरी क्लास में इस तरह की बदतमीजी करते नहीं बच्चे, लेकिन वो उस टाइम कोई आ गया था हीरो अपना, और रशियन हैकर, तो उसने बकवास की। तो ये सही रहता है, अगर आप ऑन कैमरा रखते हो तो पता चलता रहता है ना, तो अच्छा रहता है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था हमारा, कि जब आप कोलबेज सैलिसिलिक एसिड बनता है, बिल्कुल सही। तो एक काम करते हैं, जरा सैलिसिलिक एसिड को दोबारा लिख लेते हैं। और मैंने ये भी बताया था, ये कोलबेज रिएक्शन का या रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोलिसिस कोलबेज रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, जिसको सैलिसिलिक एसिड कह रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये कई दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो जैसे मान लो, अगर ऐसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर इसकी रिएक्शन आपने इसके साथ कराई तो क्या होगा। मान लीजिए ये रिएक्शन दी जाए तो A बनेगा, और अगर ऐसे लिख देते इसकी रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल के साथ करा रहे हैं तो B बनेगा, ऐसे ले लेते हैं। और एक बार ऐसे ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन PHOH के साथ करा रहे हैं H+ के माहौल में, तो C बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है हमारा जो बन गया है। मतलब ठीक है, हमने सिर्फ सवाल की बात की, ये एक तरह से 3 सवाल पूछे गए तुमसे, बट मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये कि अब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो तीनों ही प्रोडक्ट्स हमारे काम के प्रोडक्ट हैं। जो हमारा पहला प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए A, अब कैसे बनेगा वो तुम देख लेना, बट जो प्रोडक्ट बनेगा दिस इज एस्पिरिन। हम जानते हैं एस्पिरिन जो है वो दर्द निवारक, एनाल्जेसिक और ये पता नहीं क्या क्या, समझ रहे हो, जो दो दर्द वर्द में इस्तेमाल होती है। तो एस्पिरिन एक इंपॉर्टेंट हमारा आदमी है। और इसी तरह से ये जो बी बनेगा, दिस इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। दिस इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अब जो भी बनेगा वो तुम देख लेना, अभी हम देखते हैं। और जो सी बनेगा वो सैलॉल बनेगा, दिस इज सैलॉल।
सलॉल को भी एंटीसेप्टिक और कभी कभी सनस्क्रीन वगैरह जो बनती है बाजार में जो मुंह पे लगाने के लिए, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों ही अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये जो सैलिसिलिक एसिड है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब लेकिन बना कहां से ये ध्यान रखना है। तो ये सैलिसिलिक एसिड हमारा कोल्ब्स रिएक्शन से तैयार होता है। तो ये जब फिनॉल कोल्ब्स रिएक्शन करता है तो कोल्ब्स रिएक्शन से हमारा सैलिसिलिक एसिड तैयार होता है। अब हमने ऐसे ही सवाल के तौर पे 3 बातें कर ली कि अगर सैलिसिलिक एसिड ऐसे रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे करेगा तो कैसे करेगा, ये तुम्हें बताना। तो सबसे पहले सोच के बताओ कि क्या लगता है। अब निकिता भी दिखाई दे रही है भाई, और कौन से बच्चे हैं। हाँ, अभी कुछ लोग बेचारे नहीं ऑन कर पा रहे हैं कैमरा। बताओ क्या लगता है। सर उसमें वही कर जैसे हमने रिएक्शन करी थी अल्कोहल से एस्पिरिन बनाने के लिए। हाँ, यही लग रहा है। पहली वाली रिएक्शन जो ए है वो तो दिखाई दे रहा है, जो ए है हमारी, वो लग रहा है कि आप एसाइलेशन की बात कर रहे हैं, जो कल हमने फिनॉल के एसाइलेशन की बात की थी। तो फर्स्ट रिएक्शन तो फिनॉल का एसाइलेशन है, तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट बड़ी आसानी से बन सकता है। तो अगर आप ए को बनाना चाहते हैं तो ए तो बड़ा सीधा है, OH की जगह OCOCH3 आ जाएगा, याद है। तो OH की जगह आपका ये OCOCH3 आ जाएगा, और ये OCOCH3 और ये आपका COH, ये आपका बनेगा ए, ये हमारी एस्पिरिन। और ये नॉर्मल वही जो अभी हमने कल बात की थी, दिस इज वही जो रिएक्शन थी हमारी, जिसमें OH हटकर CH3CO ग्रुप लग जाता है, जिसमें 42 का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर जाता है, जो कल हम बात कर रहे थे, ये वो है। ठीक, अच्छा इधर क्या हो रहा है यार, इधर ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इस आदमी के साथ जो है ये एक मीथेनॉल रिएक्ट करने जा रहा है। ये क्या एस्टरिफिकेशन होगा। बिल्कुल शाबाश, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये जो आदमी है ये मेरा अल्कोहल, ये अल्कोहल, और इस आदमी को मैं एसिड मानता हूं। यानी मुझे ऐसा लगता है एसिड और अल्कोहल एसिडिक एनवायरनमेंट में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन शो करते हैं, और इस एस्टरिफिकेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा, फिर तो ऑब्वियस है एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर बनेगा, तो एस्टर का प्रोडक्ट तो हमें आते ही लिखना, कैसे लिखा जाएगा। ऊपर तो कुछ हो नहीं रहा है और नीचे जो है हमारा एस्टर तैयार हो रहा है, तो ये COOCH3, ये हमारा एस्टर बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3। तो ये जो हमने मिथाइल सैलिसिलेट लिखा है, दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है, सैलिसिलेट मतलब वो सैलिसिलिक एसिड का जो एस्टर टाइप का। तो मिथाइल सैलिसिलेट जो हमारा बना है, ये मिथाइल सैलिसिलेट हमारा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन होगा। और यही सेम रिएक्शन नीचे भी लग रही है, क्योंकि ऊपर एसिड है और एक तरह से इसको अल्कोहल मान लीजिए आप, तो यही रिएक्शन सेम है। दिस इज फिनाइल सैलिसिलेट, सैलोल इज फिनाइल सैलिसिलेट। यानी जो आंसर बनेगा उसमें सिर्फ इतना फर्क आएगा कि OH तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहां जो एस्टर बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, OPH वाला। दिस इज फिनाइल सैलिसिलेट। तो फिनाइल सैलिसिलेट लिखो चाहे मिथाइल सैलिसिलेट लिखो, दिस इज सैलॉल, जो कि एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज किया जा सकता है या फिर सनस्क्रीन वगैरह में यूज किया जाता है। मतलब ये तीनों ही अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो एक्चुअली बताना सिर्फ इतना था कि जो हमारी ये कोल्ब्स रिएक्शन है इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सैलिसिलिक एसिड बनाती है जो आगे भी अलग अलग कंपाउंड्स बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब जो रिएक्शंस की कैटेगरी की बात करें तो जो नीचे वाली रिएक्शन है, दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन टाइप का, मतलब क्या कहते हैं उसको, एसिड और अल्कोहल टाइप की रिएक्शन, इसको अल्कोहल मान लेते हैं। और ये वाली जो रिएक्शन है इसको भी ऐसे ले लेते हैं, दिस इज एसिड अल्कोहल टाइप की रिएक्शन, जिसको आप एस्टरिफिकेशन कह सकते हैं। एंड दिस इज नॉर्मल एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स या फिनॉल का एसाइलेशन करके आप OH को OCOCH3 से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कल हमने बात की थी, 42 का मॉलिक्यूलर वेट चेंज कर जाता है। तो ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन है जो एस्पिरिन दे देगी, और बाकी हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस है जो आपको एस्टर्स बना के दे देंगी, और इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस। क्लियर है, समझ में आ गई बात? सर इसमें ना एक चीज में डाउट आता है, जो OH का वो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप हो गया और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो वो दोनों एस्टरिफिकेशन नहीं कर सकते आपस में, ऐसे कह रहे हो? आपस में सर हाँ, बन सकता है एस्टर, ये भी बन सकता है, लेकिन वही एस्टर जो बनेगा उसका साइज कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा एस्टर बनेगा, क्योंकि अब तो रिंग बनेगी ना फिर। यस सर। तो वो रिंग का साइज कैसा होगा इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो एस्टरिफिकेशन वहां पर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एस्टरिफिकेशन की जो मैकेनिज्म लिख सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब कभी इस तरह का कोई सवाल आएगा तो इसमें किसी दूसरे आदमी को ही यूज करके आपको एस्टर बनाना होगा, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं कि सैलिसिलिक एसिड जो है वो एस्टर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता, तो सैलिसिलिक एसिड इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है। अगर आप उसकी किसी अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो फिर वो जाकर एस्टरिफिकेशन शो करेगा।
और एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म में भी बड़ी अच्छी बात होती है। एस्टरिफिकेशन में हम अभी मैकेनिज्म लिख भी देते हैं इसकी। एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म में ये होता है, जैसे मान लीजिए ये COH है आपका, और इसकी रिएक्शन जो है आप अल्कोहलिक ग्रुप के साथ करा रहे हैं, ये रिएक्शन है, ठीक है। तो एक एसिड और एक अल्कोहल, ये दोनों मिलकर जो है एसिडिक एनवायरनमेंट में रिएक्शन करते हैं। तो इसमें अच्छी बात ये होती है कि जनरली बच्चों के अंदर कंफ्यूजन क्या है कि एसिड और अल्कोहल जब भी रिएक्ट करेंगे तो एस्टरिफिकेशन में पानी बाहर निकल जाएगा और एक एस्टर बन जाएगा। तो जनरली बच्चा सोचता है कि जो पानी निकलेगा वो ऐसा निकलेगा, एसिड अपना H दे देगा और अल्कोहल से OH निकल जाएगा। वो सोचते हैं पानी ऐसे निकल जाए। एसिड ने अपना H दे दिया, क्योंकि लॉजिकल लगता है एसिड H देता होगा, H प्लस, समझ रहे हो, तो एसिड है तो H प्लस देता होगा, और अल्कोहल अपना OH दे देता होगा। तो अल्टीमेटली यहां से H और यहां से OH निकला, खड़ाक से पानी बाहर, और ये बन गया आपका एस्टर। देखिए एस्टर बना भी सकते हैं आप, देखिए मैंने बना दिया, आप इसको एस्टर दिखा भी सकते हैं। ये देखिए C ये रिंग, ये डबल बॉन्ड O आ गया, और इसके आगे ये एक O आ गया, और O से वो वाली चेन जुड़ जाएगी। ये देखिए एस्टर तैयार हो गया, बस बीच में से ये ग्रुप ऐसे उड़ गया छू करके। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, ये गलत है। जब एस्टरिफिकेशन आप करते हैं तो एस्टरिफिकेशन में एक्चुअली एसिड अपना OH देता है और अल्कोहल से H निकलता है। ये बात याद रखने की, और ये चीज हम देख भी सकते हैं, समझो। यानी हो पानी निकलेगा, सब कुछ ऐसा ही होगा, यही होने वाला है जो भी होने वाला है। बट अल्टीमेटली जो वाटर निकल के आएगा वो इस प्रोसेस से निकल के आएगा कि एसिड से OH निकल के आएगा और अल्कोहल अपना H देगा, और इनके मिलने से जो पानी बाहर निकल के आएगा वो ये होगा, और उसके बाद एस्टर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्यों कह रहे हैं, इसको हम मैकेनिज्म से भी एक बार देख सकते हैं। तो हम अगर हल्की सी एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म के बारे में बात करें, जो हमें करनी भी चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास एक एसिड हो RC डबल बॉन्ड OH, और साथ में एक अल्कोहल हो, ऐसे ले लेते हैं R-OH, एनवायरमेंट एसिडिक ले लेते हैं, और अच्छा एसिडिक एनवायरमेंट जब ये रिएक्शन करेगा तो आपको फाइनली एस्टर देखने को मिलेगा, और इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन का नाम दे दिया जाएगा। सवाल ये है कि मैकेनिज्म इसकी क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिज्म पता चलेगी तभी हम इस बारे में बात कर पाएंगे जो अभी हम पूछ रहे थे कि भाई पानी कहां से निकलता। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें तो सर एक चीज बिल्कुल आप याद कर लीजिए कि जो आपका H+ होगा वो H+ आप ज्यादा मत लीजिएगा। तो मैंने कहा ज्यादा क्या 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 जरूरत है, तो कैटलिस्ट है तो हम थोड़ा ही लेंगे। कह रहे नहीं, थोड़ा का मतलब आप जब कैटलिस्ट है तो कम ही लीजिएगा, गलती से भी ज्यादा मत ले लीजिएगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि कैटलिस्ट है तो करना क्या है, ज्यादा ले लो चाहे कम ले लो, उसका खर्चा तो वैसे भी नहीं होना। कह रहा नहीं आप ध्यान रखिएगा कि H+ ज्यादा मत ले लीजिएगा। तो मैं उससे बार बार ये जानना चाह रहा हूं कि अगर H+ को ज्यादा ले लेंगे तो नुकसान क्या है। नुकसान सबसे बड़ा ये है कि अगर आपने H+ को ज्यादा ले लिया तो तुम्हें याद होगा अल्कोहल्स एसिडिक एनवायरनमेंट में डिहाइड्रेट कर जाते हैं और वो एल्कीन में कन्वर्ट होने लगते हैं अगर टेम्परेचर 170 डिग्री या उससे ज्यादा होता है। कुछ याद है, अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन एल्कीन बनाता है। यस सर। तो अब ये दिक्कत हो सकती है सर, बिल्कुल दिक्कत हो सकती है कि अगर आपने अल्कोहल ले लिया, H+ का एनवायरनमेंट ले लिया, तो अल्कोहल्स प्रोटोनेट होने लगेंगे, पानी बाहर निकलने लगेगा और एक एल्कीन तैयार हो सकती है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। आप अल्कोहल कम लीजिएगा, H+ कम लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, अल्कोहल्स के प्रोटोनेशन को अगर आप रोकना चाहते हैं, अल्कोहल्स को अगर आप प्रोटोनेट नहीं करना चाहते, तो आप H+ का एनवायरनमेंट कम रखिए। तो ठीक है, एसिड यूज किया जाएगा लेकिन लिमिट। ठीक, अच्छा अब चलिए हमने लिमिट में H+ ले लिया। अब बताइए जो H+ आपने लिया है, ये रिएक्शन की स्टार्ट जो होगी वो कौन करेगा। तो रिएक्शन का स्टार्ट ऑब्वियसली कैटलिस्ट स्टार्ट करेगा और वो H+ कहीं ना कहीं जाएगा। कहां जाएगा H+ सबसे पहले? तो हमारे पास H+ के जाने की, भेजने की कौन कौन सी जगह है। H+ को भेजने की हमारे पास ये 2-3 जगह है। एक जगह ये है, एक जगह ये है, और एक जगह ये 3 जगह। इन तीनों में से H+ किस जगह पे जा सकता है, क्या लगता है? दूसरे एसिड के पास नहीं, एसिड के पास भी 2 जगह है ना, 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 में कौन सी जगह बोलोगे? 1, 2, सेकंड पे। सेकंड, सेकंड थर्ड पे नहीं जाएगा। थर्ड पे अब भी चला गया तो फिर कम लेने का फायदा क्या हुआ? बात सुनो, अगर अब भी तुमने अल्कोहल पे भेज दिया तो साला कम भी लेके फायदा क्या हुआ? जब अल्कोहल को प्रोटोनेट करके एल्कीन बनानी है तो कम ले लो, तो ज्यादा ले लो। इसका मतलब ये तो कंफर्म है सर, अल्कोहल के पास तो नहीं जा रहा। हाँ, ज्यादा ले लोगे तो परेशान कर देगा, ज्यादा नहीं लोगे तो काम चल जाएगा। तो ठीक है सर, उसका रीजन भी होगा, अभी हम देखते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, H+ ले लेते हैं, कम ले लेते हैं, कैटलिस्ट है, काम चला लेते हैं। अब 2 ऑप्शन, या तो H+ 1 पे जाएगा या 2 पे जाएगा। H+ को क्या पता कि कहां जाना है, उसकी आंखें थोड़ी ना होती हैं। H+ तो वहां जाएगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी H+ वहीं जाए। और H+ को जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज्यादा मिलेगी 1 पर, क्योंकि नीचे वाले 2 वाले इलेक्ट्रॉन के लोन पर रेजोनेंस की वजह से ऊपर वाले O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। समझ लो बात को? यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो H+ होगा वो सबसे पहले ऊपर वाले O को प्रोटोनेट करेगा और इस प्रोटोनेशन से ही रिएक्शन प्रोसीड करेगी, क्योंकि इसी O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस H+ को सबसे ज्यादा दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ, जो पहला स्टेप होगा वो इस एसिड का प्रोटोनेशन ही होगा।
तो हमने सबसे पहले इस एसिड को प्रोटोनेट कर दिया, O पर प्लस आ गया, यहां OH आ गया। अब दिक्कत ये है कि सर O पर प्लस है तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है, तो ये अल्कोहल कहेगा परेशान मत होइए, अभी धक्का मार के आपके प्लस को खत्म कर देते हैं। तो ये आपका सेकेंड स्टेप होगा, ये आ जाएगा OH और नीचे आ गया OH और यहां आ गया धक्का मारने के बाद OR डैश, ये H और O पर आ गया फिर से प्लस। अब परेशान कौन है? अब नीचे वाला ऑक्सीजन परेशान है, ऊपर वाला तो खुश हो गया, अब ये नीचे वाला परेशान है। अब जब ये नीचे वाला परेशान होगा तो नीचे वाला H प्लस यहां से बाहर निकलेगा और वो एसिड के अल्कोहल को, फिर एसिड के इस OH ग्रुप को प्रोटोनेट करेगा। अब ये पहुंचा RCOH, इधर आ गया OH2 प्लस और नीचे लटक गया OR डैश। अब क्या होगा? अब फिर ये वाला O परेशान है तो ये ऊपर वाला O कहेगा परेशान मत होइए, अभी हम पाई बॉन्ड बना के आपको लात मार के निकाल देते हैं। ये तैयार हुआ RC डबल बॉन्ड OH प्लस और यहां से इसको लात मार के निकाल दिया गया और नीचे बचा OR डैश। निकल के कौन आया? पानी को तो निकाल दिया गया। लास्ट स्टेप क्या होगा? सर ऊपर वाला O परेशान है, वो H प्लस को लूज कर देगा और ये आपका बढ़िया एस्टर तैयार, RCOR डैश, खत्म। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इस पूरी मैकेनिज्म में अगर ध्यान से देखें तो पानी कहां निकला है, मेन बात तो पानी की करनी थी। आप ध्यान से देखिए पानी कहां से निकला। सर ये देखिए पानी है, अब इस पानी में देखो कौन कौन लोग हैं। एक पानी में एक H है और पानी में एक OH। H कहां से आया होगा? देखो जरा, H आया होगा ये वाला H। किसका H है? ये अल्कोहल का, ये H गया ऊपर वाले OH। OH किसका था? एसिड का। मतलब ये हुआ, ये जो पानी आप बाहर निकालने जा रहे हैं सर, इस पानी में H का हाथ जो है वो अल्कोहल का है और OH का हाथ एसिड का है। तो फाइनली एसिड अल्कोहल के मिलने से एस्टर तो बन रहा है, साथ में पानी बाहर निकल के आ रही है और वो जो पानी बाहर निकल के आ रहा है उसमें H और OH का जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें H का कंट्रीब्यूशन अल्कोहल का है और OH का कंट्रीब्यूशन एसिड का। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? यानी फाइनली, और अब ये सब मैकेनिज्म का कोई यूज नहीं, बात सब बेकार की बात है। यानी काम की बात इतनी है कि सर एसिड अल्कोहल आपस में मिलते हैं, एक एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म होती है। पहले स्टेप में आपने H प्लस को खाया है, अगले ही लास्ट स्टेप में आपने H प्लस की उल्टी कर दी है। यानी H प्लस कहीं से भी कंज्यूम नहीं हो रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, H प्लस का अमाउंट ज्यादा मत ले लीजिएगा, वरना एस्टरिफिकेशन की जगह कुछ और हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ और हम करना चाहते हैं, अगर कुछ और हो जाएगा तो हमें कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि हमारा पर्पस था एस्टर बनाना। तो ऐसे में आप कुछ और नहीं करना चाहते, तो इसलिए H प्लस का अमाउंट ज्यादा लेना ये नुकसान करेगा। H प्लस की हाई कॉन्सेंट्रेशन डिहाइड्रेशन अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करेगी और इस अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनने की संभावनाएं या ईथर्स बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर हाई है तो एल्कीन्स बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे और अगर टेम्परेचर कम है तो इंटर डिहाइड्रेशन से अभी हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स के बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ईथर्स के बनने के चांसेस बढ़ जाए। मतलब हम नहीं चाहते कि अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो, मतलब मोटे तौर पे बात करें, हम नहीं चाहते कि अल्कोहल्स का प्रोटोनेशन हो, बिकॉज अल्कोहल्स प्रोटोनेट होने के बाद वाटर लिबरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एल्कीन्स भी बन सकती हैं और फर्दर ईथर्स भी बन सकते हैं, जो हमारा टारगेट नहीं। क्लियर है यहां तक? सर यहाँ पे एक चीज नहीं समझ आ रही सर जी, आपने कहा वो 3 पे से नहीं जाएगा क्योंकि वो वरना एल्कीन बन जाएगी। सर बट 3 पे जाने से तो ना एल्कीन बनेगी। नहीं, 3 पे जाने से बनेगी ना। 3 पे जाओगे तो ऐसे बन जाओगे ना। नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा था कि मैं एल्कीन नहीं बने, मतलब एल्कीन ना बने इसलिए नहीं जा रहा। उसको वहां जाना है ना जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यस भाई H प्लस को जो चाहिए वो लेगा। अब वो ये थोड़ा देखेगा कि एल्कीन नहीं बनेगी, उसको क्या लेना देना, एल्कीन बन रही कि नहीं बन रही, वो तो चला जाएगा, जो बनेगी बनेगी। तो वो कहेगा भाई ऐसा मैं कहीं भी जा सकता हूं। तो उसके पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3। अब मैंने कहा भाई कहां जाएगा? कह रहा मुझे सबसे पहले 1 दिखता है। क्यों? क्योंकि 1 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। मेरा काम H प्लस का जो काम है वो O पूरा करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहीं H प्लस जाके इलेक्ट्रॉन ले लेगा बस, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा 1 पे मिलेगी। मैं तो ये कह रहा था कि अगर आपने H प्लस का अमाउंट ज्यादा ले लिया तो 1 पर तो जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां तो जाएगा, लेकिन जहां कम है वहां ना घुस जाए, क्योंकि यहां घुस गया तो खेल खत्म। समझो बात को, अगर वो यहां घुस गया तो पहला नुकसान ये होगा कि O को प्रोटोनेशन देने से O का लोन पेयर अब फर्दर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। अगर O को प्रोटोनेट कर दोगे तो इसका लोन पेयर खत्म हो गया, मतलब O पे प्लस आ गया तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह तो बिहेव नहीं करेगा। तो ये जो बदतमीजी खत्म हो गई आपकी, कहां गई ये वाली, ये बदतमीजी खत्म हो गया, यानी समझ तो खेल ही खत्म हो गया। जो चाह रहे हैं वो वहीं बंद हो गया सब। तो इसका मतलब ये हुआ आपने H प्लस का अमाउंट ज्यादा लिया तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अल्कोहल्स प्रोटोनेट होने लगेंगे। अल्कोहल्स के प्रोटोनेशन से अल्कोहल का यूज नहीं कर पाएंगे एस्टरिफिकेशन में। दूसरा, अल्कोहल्स प्रोटोनेट होने लगेंगे तो वो कंज्यूम होने लगेंगे, क्योंकि अल्कोहल्स के प्रोटोनेशन से या डिहाइड्रेशन से एल्कीन्स बनती।
हाई टेम्परेचर पर अल्कोहल्स डिहाइड्रेट करके एल्कीन्स में कन्वर्ट होते हैं। पता नहीं तुम लोग क्यों याद नहीं रखते हो। अल्कोहल्स को अगर H+ में डालोगे तो ये तो बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है, ये प्रोटोनेशन करेगा। अगर कार्बोकैटायन हमें अच्छा लगने लगा तो ये R+ में कन्वर्ट होगा और ये R+ फर्दर H+ को निकालकर एक एल्कीन को कन्वर्ट होगा जो सेडजेफ रूल फॉलो करेगी। कुछ समझ पा रहे हो? दिस इज एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसे E1 की कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो ये हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि अल्कोहल्स डिहाइड्रेट करें, कुछ ड्रामेबाजी करें। ऐसा नहीं है कि एल्कीन बन जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। हमें एस्टर बनाना है, हमें एस्टर बना के दे दीजिए, बात खत्म। ठीक है ना? तो उसके लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब एक आध रिएक्शंस की और बात करते हैं किस तरह से। हाँ सर, वहाँ पे जो कार्बन है उसके पास में 2 OH लगे हुए हैं, तो सर उसमें से वो पानी निकाल देगा ना, क्योंकि 2 कार्बन। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो सब साइमल्टेनियस चल रहा है यार। ये तो तुम्हें सिर्फ मैकेनिज्म दिखाने के लिए दिखाया जाता है ऐसा। अब यहां से जैसे ही इसने अटैक किया, H+ निकला, H+ फौरन के फौरन इस पानी निकल रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि वो पानी जो, अब तुम पानी वैसे निकालना चाहो तो भी आंसर सेम आएगा। अगर आप ये कहते हैं कि सर यहाँ डबल बॉन्ड O लगा देंगे तो भी आंसर ये बनेगा, ये ऐसे आगे डबल। लेकिन एक्चुअली मैकेनिज्म क्या होगी, क्योंकि H+ है तो वो H+ इसको डिहाइड्रेट करेगा, तब जाके ये फाइनली वाटर लिबरेट करके एस्टर में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना? चलिए अब इसी में जैसे हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, अल्कोहल फिनॉल्स की एक और रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रीमर-टीमर रिएक्शन। रीमर-टीमर रिएक्शन ये भी एक आसान सी रिएक्शन है। इसमें ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, मेरे पास फिनॉल, ये फिनॉल जो है इस माहौल में आ गया। किस माहौल में आया है? ये कह रहा है कि मेरे पास क्लोरोफॉर्म है और KOH। अब बताइए आप क्या बनाएंगे? तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, क्लोरोफॉर्म KOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं आफ्टर एसिडिफिकेशन, आपको सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है, एंड दैट सैलिसिल एल्डिहाइड इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रीमर-टीमर रिएक्शन। तो मैंने कहा भाई ये चल क्या रहा है, बन क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? तो एक चीज तो क्लियर है कि सर हमें जितना बताया गया वो यही है कि फिनॉल मेनली जो है एसिडिक हाइड्रोजन हटा सकता है अपनी OH वाली, और बहुत से बहुत हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। याद है ये, फिनॉल अपना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है। तो सर ये ठीक है कि माहौल बेसिक है, तो चलिए ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन तो हट गई, वो तो छोड़िए। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल देना पड़ेगा आपको। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक इलेक्ट्रोफाइल बनाने वाला, क्लोरोफॉर्म KOH के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रोफाइल बनाने वाला है, और वो इलेक्ट्रोफाइल जाके आप फिनॉल पे चिपकाने वाले हैं। तो अब ये क्लोरोफॉर्म और KOH के बारे में एक बड़ी अच्छी खबर है। क्या? ये वो 2 लोग हैं जो मिलकर आपके हिसाब से आपका काम करते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो ये इलेक्ट्रोफाइल दे देते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो ये आपको न्यूक्लियोफाइल दे देते हैं। यानी ये बड़ा बढ़िया रिएजेंट है, ये कुछ भी प्रोवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्लोरोफॉर्म दिया जाए तो आप क्लोरोफॉर्म अगर समझते हो तो ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म हो गया, इसके सामने आपने बेस रख दिया, दैट इज OH-। तो ये तो तुम समझ रहोगे ये हाइड्रोजन काफी एसिडिक है, क्योंकि चारों तरफ क्लोरीन है, और H के निकलने से जो कार्बन पर माइनस आएगा वो d ऑर्बिटल रेजोनेंस से स्टेबल भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ OH यहां से H को निकालकर बढ़िया आपका CCl तैयार कर लेगा, CCl3- तैयार हो गया। अब ये CCl3- कहेगा हाँ भाई बताइए, हम आते हैं, आपको बताइए कहाँ आना है। लेकिन फिनॉल क्या कहेगा? फिनॉल कहेगा भाई बेकार की बातें मत करो, तुम नहीं आ सकते मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा हूं, मैं तो ऑलरेडी एक्टिवेटर हूं, तुम ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज, तुम एक न्यूक्लियोफाइल हो सकते हो, मेरे पास जो आएगा वो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। बताओ समझे बात? यानी अगर CCl3- बन गया तो वो तैयार है आने के लिए, अगर आप उसको बुलाएंगे वो आ जाएगा। लेकिन बुलाएगा कौन? फिनॉल तो बुलाएगा नहीं, और CCl3- की रिक्वायरमेंट फिनॉल पूरी भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में CCl3- कहेगा यार ये तो बेकार हो गया, हमारा बनने का कोई फायदा ही नहीं, एक काम करते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल बना लेते हैं ताकि फिनॉल बुला ले। तो ये फौरन अपने अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है। जैसे C पे माइनस आता है, वो माइनस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को धकेल देता है, और 2 क्लोरीन CCl, और ये एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट तैयार होता है जिसको कार्बीन इंटरमीडिएट के नाम से जाना जाता है। और ये जो कार्बीन इंटरमीडिएट है, सब लोग मानते होंगे इस बात को, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास कुल मिला के 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी भी इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगी जो भले ही न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्यों ना हो, वो इस इलेक्ट्रोफाइल इस फिनॉल की डिमांड, फिनॉल के पास अपनी डिमांड पूरी कर सकती है। यानी अब होगा क्या? जैसे ही अब जैसे ये CCl3- है ना, तो मान लो अगर कोई रिएक्शन ऐसी दी जाती तो तुम उसका आंसर सोच सकते हो अपने आप। जैसे ये रिएक्शन CH3, और इसके साथ रिएक्शन करा दी जाए CHCl3 KOH के साथ। अब बताओ क्या होगा? सबसे पहले ये दोनों आपस में बातचीत कर लेंगे, बातचीत करेंगे तो CCl3- बनेगा, वही पहला स्टेप। अब तुम ये देखो, क्या इस कार्बन पे del प्लस होता है? तो वो जो CCl3- बनाया है हमने सबसे पहले, वो CCl3- अपना काम शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। बताओ समझ रहे हो बात को? यस
यानी अगर कोई एल्डिहाइड कीटोन लिया गया होता तो वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देता। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, ये है CCl3 माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल, जाके चुपचाप ऐड हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी होता जो न्यूक्लियोफाइल्स को ना बुलाकर इलेक्ट्रोफाइल्स को बुलाता है तो फौरन के फौरन CCl3 माइनस कार्बीन में कन्वर्ट हो जाएगी और कार्बीन जाके फिनॉल पे जाके जुड़ जाएगी। बताओ समझे बात? सोचो अगर यही कार्बीन यही जो रिएजेंट है हमारा, यही रिएजेंट अगर किसी एल्कीन के सामने रखा होता तो क्या करता? किसी एल्कीन के सामने रखा होता तो ये बनाता, कार्बीन बना देता, तो कार्बीन बना देता, क्योंकि एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं, वो चाहती है इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो जाए, तो ऐसे में कार्बीन जाके जुड़ जाए। और मजे की बात क्या है इतनी अच्छी कि जो कार्बीन है वो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे लोन कर, ध्यान से देखिए, इसका मतलब किसी एल्कीन के सामने बोलोगे तो जाके जुड़ जाएगी, रिंग बना लेगी। याद है एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसपे लोन पेयर होता है वो डबल बॉन्ड सिस्टम पर हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। यानी आप अगर किसी एल्कीन, अभी ये वाली बात तो कर ही लेंगे, थोड़ी सी पुरानी बात कर रहा हूं, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन, प्रोपीन ले लेते हैं और इस प्रोपीन के सामने आपने कार्बीन रख दी, कुछ भी ले लेते हैं CCl2, तो ये जो कार्बीन है क्या बोलेगी? अरे हम तो इलेक्ट्रोफाइल हैं, हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। तो तुम्हें जैसे याद होगा किसी एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, कैसे मिलेंगे सर? ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल जाएंगे? वो इस कार्बन को मिल जाएंगे। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे प्लस आने लगेगा, प्लस आते ही कार्बीन का लोन पेयर इस कार्बन को मिल जाएगा। समझो बात? यानी कहने का मतलब ये हुआ, बल्कि इसको एक सेकेंड और अच्छी तरह से दिखाते हैं, ऐसे नहीं सही लग रहा, इसको ऐसे देख लेते हैं। ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके सामने ये रखी कार्बीन। अब सही, अब क्या होगा? क्या कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है? अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन मांगेगी। कहां से मांगेगी सर? या तो नीचे से मांगेगी या ऊपर से मांगेगी। सर ये नीचे से मांगेगी और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे कार्बीन को। बताओ यहां तक ठीक? कौन खुश हो गया? सर कार्बन। अब आपसा कार्बन खुश हो गई क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। लेकिन ये कार्बन रो रहा है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्लस आ गया। अब इसके ऊपर प्लस आ गया तो कार्बन क्या बोलेगी? रोइए मत, हमारे पास पेयर है, हम आपको दे देंगे। इसका मतलब ये सबसे पहले एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगी। और इस बात को सब लोग याद भी रखें कि कार्बीन का जो काम है वो इंसर्शन का काम होता है। कार्बीन इंसर्शन का काम करती है और ये डबल बॉन्ड पर CCl2 ग्रुप या CH2 ग्रुप को इंसर्ट करती। यानी कभी इस तरह का कोई सवाल आ जाए कि कन्वर्ट दिस इनटू दिस, इस आदमी को इसमें कन्वर्ट करिए, तो आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा कि मुझे CH2 डॉट दे दीजिएगा जिसे आप कार्बीन कहते हैं, और ये CH2 जाकर इंसर्शन का काम करेगी, एक तरफ से लेगी एक तरफ से देगी और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर 3 मेंबर तैयार करेगी। और ये जो CH2 डॉट डॉट है ये आपको डायएजोमीथेन की हीटिंग से मिलेगा। ये वाला सवाल मैं अभी अगले पेज पे करता हूं। तुम सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि कार्बीन का काम क्या हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ रीमर टीमर रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो एक कार्बीन इंटरमीडिएट है, और वो कार्बीन इंटरमीडिएट एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे लोन पेयर भी है। तो ये अगर किसी नॉर्मल डबल बॉन्ड पर रिएक्शन शो करेगा तो उस नॉर्मल डबल बॉन्ड पर लेने देने वाली हरकत करेगा, जिसकी वजह से वो एक साइक्लाइजेशन का काम करेगा, इंसर्शन का काम करेगा। एक कार्बन को आप इंसर्ट कर देंगे। सोचिए इन दोनों कार्बन के बीच में क्या कोई कार्बन है? नहीं सर, नहीं, लेकिन उसके बीच में आपने इंसर्ट कर दिया। ये देखिए इंसर्शन हो गया, ये कार्बन इंसर्ट कर दिया आप, तो दिस इज नोन एज इंसर्शन। तो कार्बीन इंसर्शन का काम करती है अगर आप किसी एल्कीन पर उसको डालें तो दिस इज इंसर्शन ऑफ CH2 ग्रुप। तो हम अभी ये वाला सवाल दोबारा लिख लेंगे। बहरहाल तो हमारा काम क्या चल रहा है कि हमने भाई क्लोरोफॉर्म लिया और फिनॉल के सामने डाल दिया। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो भी रिएक्शन होने जा रही है उसमें इन दोनों के मिलने से साहब बनने वाले, ये क्लियर, यही है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। बताओ यहां तक क्लियर है? यस। यानी क्लोरोफॉर्म लिया, QH के साथ लिया, सबसे पहले H निकाला, CCl3 माइनस बना। अगर CCl3 माइनस का कोई इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उसने कहा भाई CCl3 माइनस का हम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज CCl3 माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, और मैं फिनॉल लेके आया हूं, मुझे इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो वही CCl3 माइनस फौरन Cl को लूज कर देगा, और Cl को लूज करते ही वो CCl2 कार्बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि फिनॉल के साथ जोड़ने के लिए तैयार बैठी है। और क्योंकि फिनॉल एक्टिवेटर है तो वो कार्बीन ऑर्थो पे भी लग सकता है और पैरा पे भी लग सकता है, वही जैसे होता। बताओ यहां तक समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, तो चलिए अगले, ये पेज हटा दे यार। ये मतलब ये अलग हो गई बात, ये बातें सब अलग हो गई, इसको भी अलग लिख लिया, ये अलग हो गई। ठीक, इसी तरह से ये वाला सवाल, एक क्वेश्चन ये हो गया, इसको अभी हम दोबारा लिख लेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया, ये दूसरे तरह का सवाल हो गया। और जो हमें पढ़ना है वो तो हमने कुछ लिखा ही नहीं अभी, जो हमें पढ़ना है वो अगले पेज पे लिखते हैं। ठीक, तो चलिए अगले पेज पे आते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया कि CCl3KOH जो है वो कार्बीन कैसे बना रहा है। अब हम फिनॉल के सामने रिएक्शन, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ये आपका फिनॉल, अब आप जैसे चाहे वैसे रिएक्शन कर लीजिए।
ये फिनॉल है, माहौल बेसिक है, और आपने कार्बीन सामने खड़ा कर रखा है, बस हो गया। अब सब कुछ यही होने वाला है। सर ऑर्थो पे भी जुड़ सकते हैं, ये देखिए ऑर्थो पे क्यों, क्योंकि सर ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो यही कार्बीन ऑर्थो पे जाके जुड़ गया। अब ये आ गया आपका डबल बॉन्ड O, इधर आ गया एक H, इधर आ गया CCl2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए तो कार्बन पर माइनस आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में सर H+ निकलेगा और वो H+ जाकर इस C को ही प्रोटोनेट कर देगा, यानी ये H+ निकलेगा और ये जाकर फाइनली O-, यहां OH आ गया, ये O- हो गया और यहां आ गया CHCl2। अब क्योंकि माहौल बेसिक है तो उस बेसिक माहौल में आपने हाइड्रोलिसिस करी, ये दोनों ClOH से रिप्लेस हो जाएंगे, और अगर ये दोनों ClOH से रिप्लेस हो गए तो एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे। और ये तुम समझ पा रहे हो कि OH ने Cl को रिप्लेस क्यों किया, ये पहचान पा रहे हो, दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन, कल हमारी बात हुई थी, बेंजाइलिक कार्बन सब्स्टिट्यूशन करने के लिए बड़ा उछलते हैं, यानी इस कार्बन पर जो कि डबल बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन में OH खड़ाक से धक्का मार के Cl को निकालेगा, फिर खड़ाक से धक्का मार के Cl को निकालेगा, यानी इसी कार्बन पर 2 Cl किससे रिप्लेस हो जाएंगे, 2 OH से, और जब एक कार्बन पर 2 OH आ जाए तो पानी निकलेगा, यानी फाइनली दिस विल बी CHO। आफ्टर एसिडिफिकेशन यू गेट सैलिसिलैल्डिहाइड, यानी ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ऊपर OH आ जाएगा, नीचे CH आ जाएगा, एंड ड्यू टू दिस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस इज सैलिसिलैल्डिहाइड। पता नहीं स्पेलिंग क्या है, किसी को पता है क्या, L के साथ Y आता है कि C के साथ Y आता है? LICY, सैलिसिलैल्डिहाइड। अच्छा, मुझे ऐसे एकदम सवाल अच्छा लगा तो पूछ रहा हूं मैं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई जा रही है, इसमें OH का H CHO के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, या CHO का H OH के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है? ये अच्छा सवाल है यार। OH का H कर रहा है हाइड्रोजन, OH का H हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है CHO के O के साथ, ये कह रहा हूं? यस सर। अच्छा, तुम्हें सवाल समझ में आ गया मेरा? यस भाई OH मेरे पास है, CHO तुम्हारे पास है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरा H तुम्हारे O के साथ, या तुम्हारा H मेरे O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन क्या सही है, या दोनों सही है, कुछ भी कर लो। नहीं सर, पर OH का H कर रहा है CHO सर OH का H COH के O के साथ। अच्छा, सब लोग यही कह रहे हैं क्या? हैं? निकिता क्या कहती हो? सर OH का H CHO के O के साथ। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? सर शायद से एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है? जो H ऑक्सीजन फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन के साथ लगा होता है वो दूसरे के ऑक्सीजन फ्लोरीन। बस यही कंडीशन, बस इतनी कंडीशन देखनी थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक ही कंडीशन होती है कि जिस हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इट शुड बी कोवेलेंटली बॉन्डेड विद फोन, FON, यानी जिस H को आप देख रहे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने जा रहा है, वो हाइड्रोजन फोन के साथ कोवेलेंट बॉन्डेड होना चाहिए। फोन क्या? FON, यानी अगर वो हाइड्रोजन FON से लगा है तो ये वाला हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए तैयार। अब करेगा कि नहीं करेगा उसकी सेकंड पार्ट क्या है, इस हाइड्रोजन के बगल में भी एक फोन होना चाहिए, समझो, यानी H शुड बी डायरेक्टली अटैच विद फोन विद कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये F हो सकता है, ये O हो सकता है, ये N हो सकता है, ठीक। तो H शुड बी डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड विद फोन एंड देयर मस्ट बी अ फोन एडजेसेंट टू दिस H। ये कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वैसे एक आध केस में क्लोरीन भी आता है, हम लेकिन वो यूनिक केसेस हो गए, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व। अगर क्लोरीन की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती तो HCl जो है वो गैस ना होकर लिक्विड होता, जबकि HCl गैस होती है क्योंकि HCl के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। HF is liquid. Why HF is liquid? Because HF के अंदर मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर HF। तो HF जोड़ के क्या बन जाता है? लिक्विड। लेकिन HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो वो गैस उड़ रही है, उड़ती जाएगी। ऐसे ही पानी है, मतलब पानी लिक्विड है, लेकिन H2S वो गैस।
क्योंकि H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो ये है कि H जो है वो फोन से अटैच होना चाहिए और H के एडजेसेंट पोजीशन पर फोन ही अटैच होना चाहिए, फोन ही लगा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो H और F का जो H और इस ग्रुप का जो इंटरेक्शन है इट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहां पर जो मैंने उल्टा सीधा गंदा सा सवाल पूछा था, ये पूछा था कि H वाला O से इंटरेक्ट कर रहा है या नीचे वाला H ऊपर वाले O से इंटरेक्ट कर रहा है। सर नीचे वाला H तो ऊपर वाले O से इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता, बिकॉज नीचे वाला H इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद C, इट इज नॉट कोवेलेंटली बॉन्डेड विद फोन। समझ में आ रहा है बात? तो ये वाली हमारी हाइड्रोजन है सी से अटैच है, और सी से अटैच हाइड्रोजन, सब सवाल ही नहीं उठता, कैसी बातें कर रहा है। सी से अटैच हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम ही नहीं लेती। इसका मतलब ये हुआ ये मस्त, ये बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन किसका? ऊपर वाले एच का नीचे वाले ओ के साथ। तो ये सैलिसिलएल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। इसी में अगर मैं CHO की जगह COOH लिख देता तो वो सैलिसिलिक एसिड बन जाता, जो कोल बेस्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट। क्लियर? अच्छा, हाँ सर यहाँ पे जो आपने फर्स्ट स्टेप किया इस रिएक्शन का, हाँ। वहाँ पे इसके लोन पेयर, यस सर। सर ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के पास में क्यों नहीं गया? कौन से ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस में लगे हैं। तो सर वो नीचे वाले भी तो रेजोनेंस में चल रहे हैं ना? हाँ नीचे में चल रहा है, लेकिन O का माइनस रेजोनेंस करेगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो एक बड़ा अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला आदमी बन जाएगा, क्योंकि कार्बन का माइनस एक इंटेंस चार्ज होता है। कार्बन का साइज छोटा होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बड़ा इंटेंस होता है, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। दिस नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी अगर आप O माइनस की बात कर रहे हैं तो वो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से एक बार कार्बीन ऑर्थो पे जुड़ सकती है और एक बार कार्बीन पैरा पे जुड़ सकती है। लेकिन पैरा वाला हम माइनर की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि जनरली वैसे पैरा वाला अच्छा होता है, मानते हो कि नहीं? यस सर। लेकिन काफी बार ऑर्थो वाला अच्छा हो सकता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा का केस बन रहा हो, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस बन रहा है। अच्छा, अब देखो ये तो किताब की बात हो गई, एनसीईआरटी में ऐसे करके लिख दिया गया है कि आप ऑर्थो ऑर्थो बना के मस्त हो जाइए। अब हम इसमें दूसरी बात जोड़ रहे हैं, क्या अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हुई तो पैरा बना देना। बात समझ लो कि नहीं? अगर ऑर्थो ब्लॉक हुआ तो पैरा बना देंगे। अगर पैरा ब्लॉक हुई, अरे तो हमने कहा बेवकूफ आदमी हो, अगर पैरा ब्लॉक हुई तो ऑर्थो तो वैसे भी बनाते थे, ऑर्थो बना ही देंगे। कह रहे नहीं, यही तो जोड़नी है एक बात। क्या अगर ऑर्थो ब्लॉक हुई तो पैरा वाला बना दीजिएगा, अगर पैरा ब्लॉक हुई तो ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। बिल्कुल सही है, वो होना भी चाहिए था। साथ में एक बाय प्रोडक्ट और बनेगा जिसको साइक्लोहेक्साडाइनोन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखते हैं। मैं अभी बना के दिखा देता हूं, क्योंकि ये सवाल बहुत साल पहले मैंने किसी ओपन टेस्ट में, किसी बड़े इंस्टीट्यूट के ओपन टेस्ट में देखा था, और वो सवाल उस टाइम पर जब आया था तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। तो हम इस बात को ऐड कर लेते हैं, बिकॉज लगता है कि एडवांस लेवल पर इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता। क्या इंफॉर्मेशन है? कि इंफॉर्मेशन ये है कि अगर पैरा ब्लॉक हुई, सॉरी अगर ऑर्थो ब्लॉक हुई तो ठीक है सर, अब ऑर्थो ब्लॉक हुई तो क्या करना है सर? मजबूरी है, पैरा बना दीजिएगा, इसमें क्या सोचना है? तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा सीन है कि ये OH है और आपने यहाँ पर ये इसको ब्लॉक कर रखा है, और अब आपने कहा कि भाई ऐसा है CH KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिडिफिकेशन के बाद क्या बनेगा? तो अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, सीधे सीधे आंसर लिख देते हैं। ये OH आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा, और मेजरली यहाँ CHO आ जाएगा। बात खत्म। दिस इज माई मेजर प्रोडक्ट। कुछ लोग कहते हैं सर यहाँ क्यों नहीं लगा देते CHO? तो तुम समझ लो सारी बवाल एक साथ ही लगा दोगे तो मुसीबत नहीं हो जाएगी? तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? पैरा वाला। ठीक, तो चलिए ठीक है, लेकिन जो हमें बताना है वो ये नहीं बताना है। हमें ये बताना है कि अब जो होगा ये आपका OH है, और अब मैंने आपकी पैरा ब्लॉक कर रखी CH3। अब बताइए आपका मेजर क्या होगा? तो इसमें ज्यादातर लोग तो इस बात को मानते ही है कि सर होगा क्या, ये तो होना ही है, मतलब ये तो अच्छी खबर है कि आपने ऑर्थो को छोड़ रखा है, क्योंकि ऑर्थो तो बनाना ही था हमें। तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यही होगा। ये ऑर्थो आपको बनाना था, ऑर्थो ही बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ होगी, बहुत बढ़िया चलेगा। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूं कि साथ में एक माइनर केस में, माइनर प्रोडक्ट में, पहले मैं बना रहा हूं, फिर मैं चेक कर लूंगा मैकेनिज्म बना के कि सही बनाया कि नहीं मैंने। आपको साइक्लोहेक्साडाइनोन और देखने को मिलेगा, यानी दिस इज CHCl2 एंड CH3। साइक्लोहेक्स, ये साइक्लोहेक्स हो गया, डाइईन ओन, तो दिस इज साइक्लोहेक्साडाइनोन। तो ये जो साइक्लोहेक्साडाइनोन है, ये एक स्ट्रक्चर आपको साथ में और माइनर फॉर्म में देखने को मिलेगा। इट इज ओनली व्हेन द पैरा पोजीशन इज ब्लॉक। तो सब लोग इस बात को पहले याद कर लें, फिर इसका रीजन भी हम देख लेते हैं। रीजन बड़ा सीधा सा है। रीजन में सिर्फ बच्चों को एक ही डाउट आता है, सर ये CHCl2 जो आपने लिखा, इस बार आपने 2 OH क्यों नहीं लगाए? आपने पानी क्यों नहीं निकाला? आपने इसको CHO में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? यही मेजर डाउट है। हम अभी इस बारे में बात करते हैं। ये बताओ ये कैसे बना, इसमें कोई शक है किसी को? नहीं सर।
फिर ये तो बनना ही था इसमें ऐसे। तो अभी आपने बताया ये कार्बिन बनती है और जाके घुस जाएगी, तो ये तो सब सही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह सब बहुत बढ़िया हो रही है, तो ये तो होना है सर, इसको छोड़ दीजिए। हमें ये क्या है, ये क्या करा आपने, तो ये ठीक है, एक बार पैरा पर अटैक करा के देख लेते हैं हम, इसी केस में एक बार पैरा पर अटैक करा के देख लेते हैं। यानी ये मेरा कंपाउंड था जो अभी लिया गया था, दैट वाज O-, और ये नीचे आपका CH3 था, और इसके सामने आपने कार्बिन रख ली, ये था। बताओ यहां तक ठीक है ना? तो यही तो है, ये आदमी। तो पैरा वाला ऑर्थो वाला कैसे बनेगा, ये तो समझ में आ रहा है ना, कि कार्बिन ऑर्थो पे चली जाएगी तो ऑर्थो वाला बन जाएगी। अगर पैरा वाला कैसे बन रहा है वो देख रहे हैं, तो पैरा वाले में कार्बिन पैरा से इलेक्ट्रॉन ले रही है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचे, पैरा पर, और ये पैरा वाले इलेक्ट्रॉन्स किसने ले लिए, कार्बिन ने। तो चलिए जो अब स्टेप आया वो क्या आया, बॉन्ड्स की सिचुएशन क्या है, ये ऊपर है, ये ऐसे है, यहां एक CH3 है, और यहां आ गया CCl2-, क्योंकि कार्बिन न्यूट्रल थी, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, पेयर लेने के बाद ये CCl2- बन गई। बहुत बढ़िया। अब आपने इसका एसिडिफिकेशन करके रिएक्शन को यहीं खत्म करके बंद कर दिया, खेल खत्म। तो डाउट जो आ रहा है ना, वो ये डाउट आ रहा है कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, CHCl2 बन जाएगा, सब सही है। अब ये तो बताइए, क्या ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये Cl2OH से रिप्लेस होकर डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हाइड्रोलाइज हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज नियोपेंटाइलिक सिस्टम। इस बात को सब लोग याद रखें कि नियोपेंटाइलिक सिस्टम की हाइड्रोलिसिस स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से पॉसिबल नहीं होती। नियोपेंटेन किसी को पता है नियोपेंटेन कैसे होती है? प्लस। नियोपेंटेन इज प्लस, सुना है तुमने? नियोपेंटेन ऐसे होती है, ये दिस इज नियोपेंटेन। ये नियोपेंटाइलिक सिस्टम आप देखिए, प्लस ऐसे, ये नियोपेंटाइलिक सिस्टम है। और इस नियोपेंटाइलिक सिस्टम पर बिकॉज ऑफ पीछे क्राउडिंग, आप किसी भी सूरत में यहां पर धक्का मार के Cl को रिप्लेस नहीं कर सकते। सो दिस नियोपेंटाइलिक सिस्टम की हाइड्रोलिसिस इज इम्पॉसिबल, दैट इज व्हाई ये Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी, और आपको ये एक माइनर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जिसको साइक्लोहेक्साडाइनोन के नाम से जाना जाएगा। यानी इफ योर ऑर्थो इज ब्लॉक द मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा, इफ योर पैरा इज ब्लॉक द मेजर प्रोडक्ट विल बी ऑर्थो विद अ साइड प्रोडक्ट साइक्लोहेक्साडाइनोन। कोई पूछे कि why this is CHCl2, why not it will be CHO, तो आंसर इस बार Cl को OH रिप्लेस नहीं कर सकता। रीजन सिर्फ इतना है कि इस बार हाइड्रोलिसिस या आप सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड कर ही नहीं पाएंगे। सर ये डबल बॉन्ड पे भी नहीं अटैक करता जो CH3Cl जो CHCl3 है? क्या सर जैसे आपने बताया था ना कि ये एल्कीन्स पे रिएक्ट करके उसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देता है, हाँ, तो यहाँ पे क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है? यहाँ पर भी कर रहा है, ऐसे तो कर रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, बस इतना फर्क है, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी दोबारा गेन कर सकता है। आपने बगल में अटैक कराया, कार्बोकेटाइन बनाया, और उसको चक्कर कटा के लास्ट में न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल, H+ को बाहर निकाल दिया। तो अब आप कर क्या रहे हैं, अब आप वापस एरोमेटिसिटी गेन कर रहे हैं। अगर आपने साइक्लाइज कर दिया वहीं पर, तो आप एरोमेटिसिटी गेन नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल जो डबल बॉन्ड है उसकी जो रिएक्शन अभी हम करनी थी, जो नॉर्मल डबल बॉन्ड के साथ, इसको नोट कर लिया क्या? Yes, sir. फिर ताकि हम वो वाली बात जो ये बच्चा पूछ रहा है उसको लिख सकें आगे। हटा दें? Yes, sir. देखो लोगों ने धीरे धीरे करके कैमरे ऑफ कर लिए, अब सिर्फ निकिता दिख रही है, एक बेचारी गुंजन दिख रही है, ऋषभ बेचारा भोला सा दिख रहा है, और एक सूर्यांश नहीं आयुष दिख रहा है, और एक आरिफ दिख रहा है। बाकी इंदिरापुरम में एक बच्चा दिख रहा है, 2 बच्चे दिख रहे हैं, 2। ये देखिए अब ये दोबारा आ गए, सूर्यांश दोबारा आ गए। देखो एक और फायदा हमें दिखाई दे रहा है क्या, कि अगर आप माइक ऑन रखोगे तो उल्टे सीधे सवाल भी तो नहीं पूछोगे। हमें लगता है ये भी एक फायदा है, क्योंकि तुम जो है क्या करते हो, माइक ऑफ करके ना ऐसे उल्टा सीधा, सर ये बताइए अगर ऐसा हो तो क्या होगा, तो तुम्हारी शक्ल भी दिखाई देगी मुझे कि तुम मजे ले रहे हो या वाकई में डाउट है तुम्हारा। तो ये भी एक बड़ा फायदा है, माइक ऑन रहना चाहिए। और दर्श कैसे हो बेटा? दर्श के साथ 10-12 लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। दर्श क्या फिल्म थिएटर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही है। और नोएडा सेक्टर 4 में आज एक ही बच्चा दिखाई दे रहा है भाई, और भी है क्या कोई? कुछ आवाज नहीं आती। और आगरा में 2 बच्चे दिख रहे हैं, 3 बच्चे। अच्छा, कोई घर से भी कर रहा है क्लास? हाँ सर, बच्चे घर से कर रहे हैं, वहां बैठा है, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। अच्छा, भाई जरा
कर लिया, नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक, तो अब जैसे ये वाली बात है, इसके बारे में बात कर रहा था मैं कि मान लीजिए ऐसे कोई सवाल आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और अब आपने कार्बीन डाला, तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं इस तरह के सवालों में जो कार्बीन देता है वो क्लोरोफॉर्म QH से दे सकता है, वो तो हमने याद ही कर लिया। एक और तरीका है कार्बीन बनने का, CH2N2 की हीटिंग। दिस CH2N2 इज डाइएजोमीथेन। CH2N2 इट इज डाइएजोमीथेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट माना जा सकता है कार्बीन बनाने का। क्यों बनती है कार्बीन वो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, लेकिन ये समझ लीजिए आप CH2N2 में अगर आपने आग लगा दी तो आपको सबसे पहले CH2 डॉट डॉट मिलेगा और ये कार्बीन पक्का एल्कीन के सामने इंसर्शन का काम करेगी। कैसे बनेगी अभी देख लेते हैं। पक्का इंसर्शन का काम करेगी और आपका फाइनल आंसर यह है। बिल्कुल इसमें दिमाग लगाए बिना इस बात को पहले याद करना है। अच्छा, सवाल सिर्फ इतना उठता है कि सर ये डायजोमीथेन और ये क्यों इंसर्शन कर रही है, मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं इस बात को क्यों कर रही है, क्योंकि सर इस पे एक पेयर भी है तो एक तरफ से ले लेगा एक तरफ से दे देगा तो अपना मस्त साइकिल हो जाएगा, बात खत्म। कोई कार्बोकेटायन नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं। सब लोग समझ रहे हैं कैसे हुआ ये है ना। CH2 एक तरफ से ले रही है एक तरफ से दे रही है तो अपना जो गई है। तो दिस इज नोन एज इंसर्शन, सो द प्रोसेस इज नोन एज इंसर्शन। तो इसमें पहली बात तो ये वर्ड इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि मैंने देखा है कि एडवांस वाले कभी कभी किसी टर्मिनोलॉजी को लेके भी सवाल बना सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि भाई एक रीमर टीमर रिएक्शन हो रही है, एक ये हो रही है, एक ये हो रही है, तो उसमें सबसे पहले पूछा एक ऑप्शन में मैच द कॉलम में कि इंटरमीडिएट इज कार्बीन, बात समझ रहे हो, तो आपने रीमर टीमर को भी उससे मैच किया, डायजोमीथेन को भी उससे मैच किया, फिर एक ऑप्शन आ गया कि इंसर्शन प्रोसेस ऐसे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली इंसर्शन प्रोसेस ऑन एल्कीन्स विद डायजोमीथेन ऑन हीटिंग, द प्रोसेस नोन एज इंसर्शन प्रोसेस, जिसमें आप बीच में कार्बन को ठूस देते हैं। ठीक, अब ये कैसे ये कार्बीन बन रही है ये याद कर सकते हैं। तो तुम देख सकते हो ये जो डायजोमीथेन है दिस इज CH2N2। अगर तुम देखो तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, अब तुम थोड़ा सा अकल लगाना, क्या ये लिख सकते हैं एक बार समझना। दिस इज डायजोमीथेन और ये जो CH2N2 है जब आप इसकी हीटिंग करते हैं तो बिना दिमाग लगाए नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाती है और ये CH2 एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में अलग हो जाता है जिसको डायजोमीथेन, जिसको कार्बीन कहा जाता है। तो यानी आप नॉर्मली डायजोमीथेन की हीटिंग करके कार्बीन बना सकते हैं और ये कार्बीन डबल बॉन्ड पर इंसर्शन का काम कर सकती है। तो जहां पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखे और आपको लगता है कि मुझे बीच में कार्बन को ठूसना है तो ऐसे में आप इंसर्शन का काम कर सकते हैं। तो वो CH2 ग्रुप आप डायजोमीथेन की हीटिंग से ला सकते हैं। कुछ समझे बात? Yes, sir. हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो रीमर टीमर रिएक्शन एक सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें आपने बड़ी आसानी से CH_Cl2 को CCl2 को ऑर्थो या पैरा पे जोड़ने की कोशिश की। तो मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कभी कभार पैरा वाला भी प्रोडक्ट बनेंगे अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है। साथ में साथ अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो उस केस में आपको ऑर्थो वाला तो मिलना ही था, मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक साइड प्रोडक्ट और बनेगा, उसको हमेशा दिमाग में रखते हैं, वो साइक्लोहेक्साडाइइनोन के नाम से जाना जाता है। और वो बाई प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि अब आप उस CH_Cl2 ग्रुप की हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते बिकॉज नियोपेंटाइलिक सिस्टम की हाइड्रोलिसिस नहीं हो। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसी फिनॉल के अंदर वो है गैटरमैन रिएक्शन। हम गैटरमैन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये भी आसान सी रिएक्शन है, अब तुम थोड़ा सा अपने आप ही समझ के देखना, अगर तुम्हें समझ में आया तो बताना मुझे कि ये आपका फिनॉल है और ये जो फिनॉल है ये इस बार पता नहीं कैसे ये लेके आते हैं, HCN लाए हैं, HCl को भी लाए हैं, सारी दुनिया लेके आए हैं और साथ में AlCl3 भी लेके आए। तो ऐसे में पहले A बनता है और A की फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है तो B बनता है। अब ये जो रिएक्शन लिखी गई है इट इज गैटरमैन रिएक्शन, ये फिनॉल की गैटरमैन रिएक्शन के नाम से जानी जाती। तो अब थोड़ा सा अपने आप अकल लगा के देखो एक बार कि भाई पहला स्टेप क्या हो सकता है। तो मेरा जो अकल कहता है वो यही कि फिनॉल से आप बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हम फिनॉल की वैसे एक आध उल्टी सीधी रिएक्शन तुम्हें लास्ट में बाद में लिखवा भी देंगे, जैसे फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराने से बेंजीन बन जाती है, शायद सुना हो तुम लोगों ने। फिनॉल जो है जब जिंक डस्ट में डाला जाता है तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी एक दो रिएक्शन और उल्टी सीधी जिसमें मैकेनिज्म वगैरह हमें डिस्कस नहीं करनी है तो वो हम लास्ट में बोल देंगे। बट जो अभी बिल्कुल सीधी सीधी बात चल रही वो यही है कि फिनॉल सर मेनली दो काम कर पाता है। एक या तो उसके एसिडिक हाइड्रोजन के साथ आप खेल लीजिए क्योंकि फिनॉल है एसिडिक हाइड्रोजन, तो उसके लिए आपने पढ़ा था कि एक्टिव मेटल के अंदर डाल दीजिए, एल्कली के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए, बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाइए वगैरह वगैरह, या फ्राइज रीअरेंजमेंट करवा दीजिए या फिर एसाइलेशन करवा दीजिए। वो सारी उसके एसिडिक हाइड्रोजन से रिलेटेड रिएक्शंस थी। और नहीं तो फिनॉल से दूसरे टाइप की रिएक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। सिंस OH ग्रुप इज एन एक्टिवेटर सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफाइल को लेके आइए और एक्टिवेटर की बात सुनकर ऑर्थो पैरा पे जाके जोड़ दीजिए। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि एक कैटेगरी बिल्कुल हो सकती है। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये बताइए कि अब ये क्या है, तो हमने कहा देखिए ऐसा है क्या है ये तो नहीं पता। अब ये क्या है ये हम नहीं जानते, हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये जो है
ये है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, समझो ये तो क्लियर है, क्योंकि और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि AlCl3 को देख के वैसे भी हमारा दिमाग जो है चलने लगता है, AlCl3 को देख के हम वैसे भी चमकने लगता है, अरे ये तो EAS है, EAS, तो अब फिर वही एक ही चीज पे गाड़ी रुकी हुई है हमारी, क्या इलेक्ट्रोफाइल दिखा दीजिए, अभी हम चिपका देंगे, क्योंकि अभी जब CH-Cl3QH लिखा था तो भी हमारा दिमाग ये तो चल रहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिख रहा था, तो आपने बता दिया कार्बिन एज एन इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगी, हमने लिख दिया आंसर फट से। अब यहां पर भी आप इलेक्ट्रोफाइल दिखा दीजिए, हम खड़ाक से जोड़ देंगे, और तो पैरा पे करना क्या हमें, तो आप इलेक्ट्रोफाइल दिखा दीजिए। तो सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो HCl और HCN है, ये दोनों मिलकर AlCl3 के एनवायरनमेंट में एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, और वो इलेक्ट्रोफाइल इस एरोमेटिक सिस्टम पर सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। और वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे निकलता है वो तुम खुद भी सोच सकते थे। HCN और HCl को अगर आप एक साथ लेके आए तो आप समझ सकते हैं इस बात को, ये थोड़ा सा लिखोगे तो अपने आप समझ में भी आ जाएगा। एक बार करके देखो जरा, आप ऐसे ले लेते हैं, ये HCN ले लेते हैं और ये HCl ले लेते हैं, ये आपका HCl। तो मेरे ख्याल से तुम सब समझ रहे होगे, जो हमारा बाहर AlCl3 खड़ा है वो सबसे पहले Cl को लेके भागेगा और NH+ को ले लेगा, यानी तुम समझना बात को, ये HC ट्रिपल बॉन्ड NH+ बन जाए, और जैसे ये प्लस बनेगा ये बगल से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा और ये बनेगा HC डबल बॉन्ड NH+। ये है मेरा इलेक्ट्रोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल जो है इस एरोमेटिक सिस्टम पर सब्स्टिट्यूशन का काम करने वाला है, समझो अपने आप। और कुछ लोग कहते हैं सर AlCl3 की कोई जरूरत ही नहीं है, HCl ले रखा है वो H+ दे देगा, बात तो सही है, लेकिन HCl अगर H+ को दे देगा तो Cl- फ्री भी तो होगा, और अगर वो Cl- फ्री रहा तो कहीं ऐसा ना हो यही चिपकने का काम कर दे, और अगर वो यही चिपक गया तो खेल ही खत्म हो जाएगा, फिर वो ये वहां थोड़ा जाएगा। फिर तुमको सर क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क ये पड़ता है जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है, हमें ये फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि तुम जाओ वहां, और अगर तुम नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि तुम्हारे प्लस पर कौन आ गया? Cl, तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं मेरे Cl को कोई पकड़ के बैठा रहा है, और मेरे Cl को कौन पकड़ के बैठा है? AlCl3। तो AlCl3 का एनवायरनमेंट Cl को पकड़ के बैठ जाएगा, मस्त आपका जो एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा जो फिनॉल के ऑर्थो पैरा जाके जुड़ जाएगा, खत्म हो गया। मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला लिख दिया जाएगा, जिसमें A जो बनने वाला है, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम अपने आप समझना, जो A बनने वाला है वो ये बनने वाला है। बताओ यहां तक समझे कि नहीं? ये जो A आपने तैयार किया है, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो आप करेंगे, मैं इसकी भी मैकेनिज्म तुम्हें लिख के दिखा देता हूं, इसकी जो आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये फाइनली आपको ऊपर OH और नीचे CHO लगा के दे देगी। कैसे बनाएगा मैं अभी बता दूंगा, अब पता नहीं, लेकिन तुम लोग को इतना याद आना चाहिए, मतलब मैकेनिज्म की तो बात अलग है, बट तुम्हें ये जुगाड़ याद आना चाहिए। तुम्हें याद होगा मैंने कई बार पहले भी बताया था कि अगर कोई प्योर कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ऐसे प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, और वो एस अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्ट करता है, मैंने नाम भी लिखवाया तुम्हें, हाइड्रोक्सिल अमीन या हाइड्रेजीन, याद है कुछ इस तरह का कुछ जुगाड़? अगर तुम लोग को याद आ रहा हो, ये ऐसे एक तरफ से O हटता था, एक तरफ से H2 हटता था ऐसे। तो अगर यहां से O और H2 हट गया तो पानी यहां से बाहर निकल जाएगा, और पानी बाहर निकलने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा ऐसे ऐसे, और यहां आ जाएगा N, यहां आ जाएगा OH। ये ऐसी एक रिएक्शन थी, तुम लोग को नहीं याद आ रहा होगा, हमने ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर की होगी, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है हम लोगों ने, सिस ट्रांस। यस सर, आपसे नहीं पढ़ा सर, लेकिन नहीं सर, अबे सिस ट्रांस भी नहीं पढ़े हो? वो पढ़ा है सर, लेकिन आपसे नहीं पढ़ा था। सिन एंटी नॉमेनक्लेचर। यस सर, वो सिन एंटी नॉमेनक्लेचर में इसको यूज करते हैं हम। इसकी पूरी मैकेनिज्म एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर करेंगे। ये मैकेनिज्म नहीं है, तुम देख रहे हो ये क्या मैकेनिज्म होती है, डंडा बना के पानी बाहर निकाल दिया। तो इसका जुगाड़ है सिर्फ, एक तरफ से O पकड़ा, एक तरफ से H2 पकड़ा, H2 और O को बाहर निकाल दिया, और इस कार्बन को इस N के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, बस। यानी ऐसे करके डबल बॉन्ड बना के जोड़ दिया, ये जुड़ गया। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, OH लगा हुआ था, OH लगा दिया, मस्त आपका आंसर तैयार हो गया। देखो अब यहां जो हो रहा है ना, ये देखो उल्टा है, यहां डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन का बना हुआ है, और अब तुम पानी डाल लो, वहां क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है और कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ अब जो ये रिएक्शन है वो ये वाली है, बताओ समझ रहे हो कि नहीं? उल्टी, ये उल्टी रिएक्शन है, यानी डबल बॉन्ड बना हुआ है, आपने पानी डाला, यहां पर क्या था, डबल बॉन्ड आपने बनाया पानी निकलने के बाद। तो यानी अगर आप डबल बॉन्ड बना हुआ है और आप उसका एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो क्या होना चाहिए बताओ? डबल बॉन्ड कैसे आया होगा? एक कार्बन पर यहां O रहा होगा, बताओ समझ रहे हो, और यहां H2 रहा होगा, और इन्हीं को निकालने से आपने डबल बॉन्ड बनाया होगा। यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है डबल बॉन्ड हटाकर एक जगह डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, और जो साथ में आदमी बाहर निकल के आएगा वो अमोनिया हो जाएगी। बताओ समझ रहे हो कि नहीं?
यस सर। यानी ये सिर्फ उल्टा जुगाड़ बता रहा हूं। जुगाड़ मतलब अगर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है और आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बीच से टूट जाता है, कार्बन पे डबल बॉन्ड हो जाता है, नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन लग जाती है। ये जुगाड़, ये पानी जुड़ गया। ठीक, मैकेनिज्म नहीं है, हम अभी मैकेनिज्म भी लिख के दिखा देते हैं। ये ऐसे करके पानी जुड़ गया। और इसका उल्टा काम क्या है? उल्टा काम ये कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है और उसके बगल में एक ऐसा कंपाउंड रखा गया है जिसमें नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है और साथ में कुछ लगा हुआ है, तो ऐसे में नाइट्रोजन की जो 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये पानी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। समझ में? जैसे मान लो अगर कोई पूछे कि भाई इस सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, जैसे इसको ऐसे अलग से लिख लेते हैं, इस सवाल का आंसर क्या लिखेंगे? तो क्या लिखा जाए? NH2 जिसको आप हाइड्रेजीन कहते हैं, दिस इज हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या लिखेंगे आंसर? वही पानी निकालना है, एक तरफ से O और एक तरफ से पानी, ये पानी बाहर निकाल दीजिए। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा ये बॉन्ड, यहां आ जाएगा N, नहीं हाँ यहां आ जाएगा N और ये आ जाएगा N। ये आंसर आएगा। कुछ समझे? Yes. इसी में अगर आप पानी डाल दे तो उल्टा हो गया, मतलब समझ ना, इसी में ये कर दीजिए आप H+/H2S, तो इसी में यही ऐसे उल्टा चला गया। तो अब हम इस उल्टे की मैकेनिज्म तुम्हें लिख के दिखाते हैं। उल्टे की मैकेनिज्म क्या है? तो जो हमारा सवाल था उसी को कर लेते ना। हमारा सवाल ये था, यहां रिंग थी, यहां OH था और नीचे आपने CH डबल बॉन्ड NH लगा दिया था और अब आप इसका एसिडिफिकेशन कर रहे हैं H+/H2। बताओ पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बड़ा टाइम लगाते हो। पहला स्टेप प्रोटोनेशन होना चाहिए ना, यानी सबसे पहले नाइट्रोजन प्रोटोनेट होगा। जब नाइट्रोजन प्रोटोनेट होगा तो क्या होगा? यहां आ गया OH, इधर आ गया CH और इधर आ गया NH2+। क्लियर? कौन परेशान है इस टाइम? नाइट्रोजन परेशान है। नाइट्रोजन परेशान है तो भाई कोई तो आदमी हेल्प करेगा। पानी कहेगा परेशान मत हो, अभी आते हैं। पानी पीछे से इधर आया और उसने पाई बॉन्ड तोड़ दिया। बताओ समझे? तो अभी अब क्या हुआ? अब होने के बाद अब यहां तक पहुंचने के बाद आप यहां पहुंच गए, भाई ऊपर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, नीचे आ गए सी पर अटैक हुआ OH2 का। अब पता नहीं तुम्हें ये बात समझ में आती है कि नहीं? अगर OH2 एज ए न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है तो O+ आ जाएगा। बताओ समझे? और इसी कार्बन पर आ गया NH2 और ये एक H था। अब कौन रो रहा है? अब ऑक्सीजन रो रहा है, ऑक्सीजन में प्लस। वो कहेगा भाई क्या चक्कर है, तुम्हारा दर्द दूर करने आए थे, खुद दर्द मिल गया, तो ये फौरन H+ छोड़ देगा और ये जो H+ छोड़ेगा वो नाइट्रोजन का लोन कर ले लेगा। यानी H+ फिर उछल के गया नाइट्रोजन के पास। कहां तक पहुंचे? ऊपर आ गया OH और नीचे आ गया CH और H चला गया उसके पास। अब ये बना NH3+। अब दर्द किसको हुआ? नाइट्रोजन को। तो ऑक्सीजन कहेगा परेशान मत होइए, अब हम भी आपकी मदद करेंगे। O पे लोन पेयर है, लोन पेयर अंदर और अमोनिया लात मार के बाहर निकाल दी गई। तो अब दर्द कम से कम नाइट्रोजन का तो खत्म हो गया, लेकिन अब ये आ गया CH-OH डबल बॉन्ड। अब दर्द किसको? ऑक्सीजन को। तो वो अपना एक H+ यहां से छोड़ देगा और ये चुपचाप CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पाए बात? और मैंने इसको क्यों बोला था दिस इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस? क्योंकि आपने पहले स्टेप में H+ का इस्तेमाल किया, लास्ट स्टेप में आपने H+ को बाहर फेंक दिया। दिस इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस जिसमें C डबल बॉन्ड N CHO और NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। देखो मैकेनिज्म लंबी चौड़ी है, मतलब आप मैकेनिज्म को अवॉइड हम पता होना चाहिए, बट कम से कम ज्यादा जरूरी क्या है कि इस बात को याद रखा जाए कि कार्बन के साथ नाइट्रोजन का अगर पाई बॉन्ड बना है, इसे इमीन सिस्टम बोलते हैं। इमीन मतलब कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड। अगर कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है तो अमीन सिस्टम CnH2, समझ, तो इसे अमीन जैसा बोला जाता है। अगर कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है तो ये इमीन जैसा बोला जाता है, IMINE, इमीन। तो ये जो इमीन सिस्टम आपका होता है, कहां गया ये जो इमीन सिस्टम आपका होता है, ये इमीन सिस्टम हाइड्रोलिसिस के बाद जुगाड़ ये है कि जहां भी C डबल बॉन्ड N है आप उसको मिटाइए, इस कार्बन के आगे O लगाइए और उस नाइट्रोजन के आगे H2 लगाइए। यानी जुगाड़ ये है कि इमीन सिस्टम के हाइड्रोलिसिस में आप ये बॉन्ड तोड़ते हैं, कार्बन को अपना मस्त आप जो है डबल बॉन्ड O दे देते हैं और इस वाले नाइट्रोजन को आप 2 H2 दे देते हैं। दिस इज सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ इमीन सिस्टम। ये जुगाड़बाजी, समझ, मैकेनिज्म तुम्हारे सामने, ये आप मैकेनिज्म ध्यान रख सकते हैं। अब अगर जुगाड़बाजी याद रहेगी ना तो ये उल्टे से सवाल ज्यादा आसान लगेंगे। जैसे अब देखने में ऐसा लगेगा पता नहीं साला क्या मांग रहा है, किडनी मांग लिया हमारी, ऐसे ये ऐसे करके सवाल आ गया।
तो अब देख के लग रहा है पता नहीं क्या होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है, कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड लगा है, ये सब बॉन्ड है यार, समझ रहे हो कि नहीं? तो अब देखो कार्बन नाइट्रोजन का आपका डबल बॉन्ड है, अब आपने हाइड्रोलिसिस की तो अब तुम चाहो तो पूरी मैकेनिज्म लिख सकते हो, सेम स्टेप्स ऐसे जैसे मैंने लिखा, सेम बिल्कुल वैसे ही आंसर आ जाएगा। और नहीं तो यार इतना कौन दिमाग लगाएगा, सीधे जुगाड़ लगाते हैं। ये बॉन्ड आपने साफ किया, साफ करने के बाद जो है कार्बन को आपने डबल बॉन्ड O दे दिया, बताओ समझ रहे हो? यस सर। और नाइट्रोजन को आपने 2 H2 दे दिए, खत्म हो गया। यानी अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है? एक बार देखना है सही लिखा है कि नहीं। हाँ ये आंसर आ गया, खत्म। सर हाँ सर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ऑर्थो पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वहां पे तो एच बॉन्डिंग हो जाएगी ना अगर ऑर्थो। नहीं, एच बॉन्डिंग के चांसेस थोड़े से कम ही होंगे यार, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एच होगा वो तुम उसको नाइट्रोजन से इंटरेक्ट करवाओगे। यस सर। लेकिन नाइट्रोजन sp2 है तो उसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, वो अपने लोन पेयर को आसानी से अपने अंदर से एच के साथ इंटरेक्ट नहीं करने देगा। इसलिए कहा जाता है गैटरमैन की रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, इट इज नॉट सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड किसे कहते हैं? जो OH CHO ग्रुप ऑर्थो पे लगा, लेकिन अगर CHO पैरा पे लग गया तो इट इज नॉट सैलिसिलैल्डिहाइड। नाउ दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये तो ठीक है, ये मानते हो दिस इज बेंजल्डिहाइड। यस सर। और पैरा पोजीशन पर OH लगा है तो दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बट सर उल्टा पॉसिबल नहीं है कि जो NH का H है वो O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले? नहीं, चांसेस सारे ही कम है, मतलब तुम समझो फिर उस रिंग के साइज को भी देखा जाएगा, रिंग का साइज खराब बनेगा। N का H अगर O से इंटरेक्ट करेगा तो 4 मेंबर रिंग बनेगी जो कि स्टेबल नहीं होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो साइक्लाइजेशन होता है। समझो ना, ऐसे करके अगर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई, जैसे इन दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बनी, ऐसे करके मान लो बन रही, तो ये जो साइकिल बन रहा ना, ये साइकिल का साइज भी मैटर करता है। ये साइकिल भी ऐसा नहीं कि 3 मेंबर बना दिया, 2 मेंबर बना दिया, 4 मेंबर बना दिया। इस साइकिल शुड बी एटलीस्ट 5 मेंबर और 6 मेंबर साइकिल, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। बात समझो? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहाँ कुछ भी लगाया हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ऐसा यहाँ नहीं था, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी किया हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस यहाँ नहीं बनेगा। इसमें फाइनली यही बोला जाएगा कि आप सबसे पहले इम्यून सिस्टम तैयार करेंगे, उस इम्यून सिस्टम की हाइड्रोलिसिस आपको फाइनली पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड देगी एंड दैट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है सर। क्लियर है? हटा दे भाई इसको, समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब जरा इसी में ना 1-2 रिएक्शन उल्टी सीधी और लिख देते हैं, साथ ही में लिख देते हैं। अब जरा इसी में एक रिएक्शन लिख देते हैं प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स की रिएक्शन को भी साथ में डालते हैं, फिर मिला के बात कर लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, कोई तुम में से कोई एक आदमी बता सकता है ईथर बनाने का कोई एक मेथड जो कभी पढ़ा हो, कभी आया हो तुम्हारे सामने? विलियमसन सिंथेसिस। हाँ, ये तुम्हारे सामने कब आया निकिता? सर पहले पढ़ा था स्कूल में। अच्छा सर SN2 रिएक्शन होती है, वो OCH3 अटैक कर जाए। हाँ, यानी तुम लोग स्कूल भी जाते हो यार? यस सर। नहीं जाते सर, अल्कोहल से भी बन सकता है। हाँ निकिता, तुम लोग स्कूल जाते हो क्या? स्कूल की क्लासेस अटेंड करते हो? यस सर। अच्छा, कौन सा स्कूल है तुम्हारा? सर DPS गाजियाबाद वसुंधरा। DPS गाजियाबाद वसुंधरा। अच्छा, मतलब वसुंधरा में हो तुम? अच्छा यस सर। तो सारे लोग स्कूल जाते हो? इसमें यहाँ पर DPS के गाजियाबाद के और भी बच्चे हैं? DPS का जो मेन मेरठ रोड वाला गाजियाबाद है उसका भी है कोई स्टूडेंट? यस सर। कौन है? सर पावनी। पावनी, तुम तो दिखाई नहीं दे रही हो, अब दिख रही हो। तो तुम DPS गाजियाबाद की हो? यस सर। अच्छा, DPS गाजियाबाद में मैं पहले काफी जाता था क्लासेस के लिए, लेकिन काफी साल पहले की बात है वो, तब तुम्हारी ज्योति मैम प्रिंसिपल हुआ करते थे। यस सर। और बाकी जो बच्चे हैं वो लोग भी स्कूल उनको जाना पड़ता है मजबूरी में? देखो मजबूरी कहना चाहिए, दिल से तो कोई क्या ही यस सर, है ना, मजबूरी हफ्ते में 2-3 दिन जाना पड़ जाता है। जाना, बिल्कुल जाना पड़ता है। 2-3 हफ्ते। लेकिन यार मेरा पता नहीं क्यों ऐसा मानना है कि स्कूल जाते हो अगर ना, तो
थोड़ा सा वहां पर पढ़ा भी करो। यस पढ़ा सर, मतलब यही सोच के जाते हैं कि पढ़ के आएंगे स्कूल हाँ। से, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं देते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्कूल से हेल्प मिलती है, मतलब मेरा अपना मानना ये, कुछ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब बाकी तो अपना खेलकूद जो होता है वो भी अच्छी चीज है, बट एक आध सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्कूल से हेल्प मिलती है। क्योंकि कुछ हमने देखा है स्कूल के जो टीचर्स हैं जनरली मैम्स ही होती हैं, है ना। तो तुम्हें पता है केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो जनरली मैम मिल जाती है। तो मैम्स की जो केमिस्ट्री है उसमें कुछ पोर्शन बड़ा स्ट्रांग होता है मैम का। जैसे अगर आप मैम से कहिए मैम जो है आज हमें सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाइए, तो मैम इतना दिल लगा के आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा यार क्या कमाल मैम, बताइए ऐसे। आप उसी तरह से मैम से कहिए मैम हमें पॉलीमर पढ़ा के दिखाइए, पॉलीमर, ऐसे मैम भैया खूबसूरत डायग्राम बना देंगी पॉलीमर के, तुमको रे कहीं गलती तुमने कह दिया मैम सॉलिड स्टेट पढ़ाइए तो मैम बात को। तो अब हमें क्या मतलब क्या कर, हमें फायदा उठाना है इस बात का क्या कि सर जिस चीज के लिए मैम जो हरकत कर रही है बताने की, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ऐसे तुम्हें बिल्कुल दवाइयों के नाम नोट करवाएंगी सुंदर सुंदर, समझ रहे हो, इधर स्ट्रक्चर और ये सब बिल्कुल बढ़िया, तुमको कह रही वाह, ये इसका फायदा उठाओ तुम। तो टीचर्स जो करा रहे हैं वहां पर, उनमें ये जो पोर्शन वाला जो पोर्शन है इसको तुम स्कूल लेवल पे तैयार कर डालो एकदम, क्योंकि हमारे जेई लेवल पर वो उतना ही आता है जितना स्कूल में पूछा जाता है। समझ रहे, तो इसका फायदा उठाओ तो, मतलब उससे हमें क्या फायदा होगा, हमें फायदा ये होगा कि हम अपना टाइम इन चैप्टर्स में बचा लेंगे, क्योंकि ये तुम कर चुके होगे स्कूल लेवल पर, तो हम अपना टाइम इन चैप्टर से बचा सकते हैं ताकि उल्टी सीधी बातों में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा पाए। अदरवाइज जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, उसमें मुझे क्या करना होगा, मैं अपना स्लाइड वाइड बना के लाऊंगा, तुम्हें दिखा दूंगा देखो ये काली दवा है, ये पीली दवा है, ये बुखार में ली जाती है, ये लूज मोशन में ली जाती है, लेकिन ये सब चीजें तो तुम भी याद कर सकते हो, समझ रहे हो बात को। तो ये दिखाने के आपको सकता हो कहां से याद करना ये बताइए, आप किताब दे दी जाएगी, आप पढ़ डालिए उसमें। तो मैं ये चाह रहा हूं कि तुम इस चीज का थोड़ा फायदा उठाओ। स्कूल जाते हो तो 8-6 घंटे तुम्हारा रहना ही पड़ता है, तो कम से कम एक आध सब्जेक्ट की क्लासेस इस तरह से कर लो कि वो जो उस तरह की टॉपिक्स हैं, तुम समझ रहोगे, उन टॉपिक्स पर मैम की बातें सुन ली जाए, एक प्रॉपर नोट्स बना लिए जाए, स्कूल में भी फायदा हो जाएगा और हमारा तो काम ही चल जाएगा। और बाकी तो यही है कि यार स्कूल में तो अब जैसे डीपीएस गाजियाबाद है, आप इतना बड़ा ग्राउंड है, पीछे बास्केटबॉल कोर्ट है, अपना आदमी जो है उधर ही बैठे रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, तो मस्ती होती रहती। तो वसुंधरा का भी यही हाल। तो अब लेकिन ये कि थोड़ा सा कोशिश की जाए तो इन चैप्टर्स पे, जब और तुम्हें पता रहता है मैम कौन सा चैप्टर करा रहे हैं, तो अभी स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा होगा अगर स्कूल जा रहे हो तुम, तो केमिस्ट्री में फिजिकल खत्म सर, अरे इलेक्ट्रो मैम को कहा समझो बात को। अब बायोमोलिक्यूल का क्या सीन है, बायोमोलिक्यूल वो हो गया, वो शायद खत्म कर दिया आज सर वो हो गया। अरे गलती हो गई यार, वो तुमने पढ़ा कि नहीं मैम से? नहीं सर, वो बहुत अभी नहीं हुआ सर। हाँ, जिनके यहाँ नहीं हुआ है वो जब नंबर आएगा तो बहुत बिल्कुल आगे बैठ जाना मैम के सामने ऐसे और नोट करते रहना ऐसे, बिल्कुल समझ रहे हो, तो मजा आ जाएगा एकदम। और इसी तरह से जो एक आध चैप्टर और पॉलीमर शॉलीमर टाइप के होते हैं, एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और हमारी माहौल तुम्हारा माहौल, ऐसे करके ये वाले चैप्टर अपना मैम से पढ़ा लो, बहुत बढ़िया चैप्टर पढ़ाती है मैम और मजा आ जाएगा एकदम तुम्हें। और उससे फायदा ये होगा कि हमारा उधर का काम तो चलेगा ही, इधर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि चलो ये वाले चैप्टर्स हो रखे हैं, अब वो मेन चैप्टर जो उल्टे सीधे वाले होते हैं वो निपटाने। अब जिनके यहाँ फिजिकल हो गई है, जैसे काइनेटिक्स कर लिया मैम ने, लिक्विड कर लिया, सॉलिड, तो तुमने देखा ही होगा सॉलिड स्टेट में मैम ने दिल लगा के तुम्हें क्या पढ़ा है, हम बताते तुम्हें, मैम ने दिल लगा के तुम्हें शुरू के 3 पेज और आखिर के 3 पेज पढ़ा। सॉलिड स्टेट से पार्ट रखा है, सही कह रहे हो शुरू के 3 पेज और आखिर के 3 पेज में ऐसा, और ये वो 3 पेज है कुल मिला के, ये वो 6 पेज है 5 पेज जो हम लोगों ने नहीं दिमाग लगाए, क्योंकि हमें पता था ये उधर दिमाग लगेगा तुम्हारा। तो शुरू के एनाइजोट्रॉपी किसे कहते हैं, समझ रहे बात को, ऐसे डायग्राम बना के द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड, ऐसे मैम ने नंबर 1 नंबर 2, तो हमने इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लिया, हमें पता था वो मैडम करा देंगी। और ऐसे तुमने वहां डिफेक्ट्स में ऐसे फ्रैंकल को काले पेन से नीले पेन से गोले बना के देखो, ये फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे, तो इसी चीज का फायदा, ये चीजें वो बहुत अच्छा कराती हैं। लेकिन जब बात आती है कि भाई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होता है, तो अब भाई सब सर के ऊपर से निकल गया, तो हमें ज्यादा जरूरत नहीं है उनकी, नहीं बताना मत बताइए, वो हमें आता है। तो इसीलिए इसी तरह से काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स में वही शुरू की बातें अपना फर्स्ट ऑर्डर क्या, हम जब डिटेल में बात करेंगे तुम्हें डिफरेंस भी समझ में आएगा, लेकिन ये कि तुम अपने हिसाब से कर लो, अपना जुगाड़ लगाओ। हमें ये नहीं देखना कि किसको क्या नहीं आता, कौन क्या बताना चाह रहा है, क्या नहीं बताना चाह रहा है, हम अपना काम निकाल लेते हैं। वो चीजें जो अब जैसे सॉलिड स्टेट, उधर की मैम के 6 पन्ने और हमारे वाले पन्ने जुड़ जाएगा, खत्म हो गया खेल। अब आपको जिस लेवल का पूछना है उस लेवल का पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे मेंस लेवल चाहे सब एडवांस लेवल, हम सब कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए इस चीज का थोड़ा सा समझदारी से काम करना कि टीचर जो टॉपिक करा रहा है, अगर वो थ्योरेटिकल टॉपिक है तो टीचर के साथ बैठ जाओ, क्योंकि वो जो बढ़िया नोट्स तैयार करवा देंगे आपके, मजा आ जाएगा।
ठीक है ना। और बाकी अगर इलेक्ट्रो चल रहा है और ये सब लिक्विड सोल्यूशन काइनेटिक्स वगैरह चल रहा है, इस चक्कर मत पड़ो, ये सब हम लोग कर लेंगे, वो कहाँ। और उसमें भी वही है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जब दिल लगेगा मैम जब कराएंगे तो उसमें फिर वो सेल्स की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल्स है ना, फ्यूल सेल ऐसा होता है, वो बिल्कुल बकवास बातें जो होंगी उसमें डिस्कशन, तो उनको नोट कर लेना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये करते रहना, इससे फायदा होगा। और सर जो स्कूल नहीं जाते, वो जो स्कूल नहीं जाते तो यस सर, वो नोट्स कैसे बनाए, यानी कि जैसे पी ब्लॉक है, नोट्स बनाने बैठते हैं, समझ में ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। नहीं तो एनसीईआरटी से फिर बायोमोलिक्यूल्स, और फिर हाँ सर एनसीईआरटी से भी नोट्स नहीं बना पाते। नहीं सर, यानी कि पढ़ लेते हैं पर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं पता चलता। सारी मतलब सारी चीजें हाँ सारी। तो अब देखो इसमें अब ये वाली बात मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिन चैप्टर्स के तुमने नाम लिए ना, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्या मुश्किल है, कैसे नोट्स बनेंगे, मैं ये सब नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि किसी भी लाइन से कोई सवाल आएगा बस, और मेंस में आएगा, एडवांस में नहीं आएगा, मेंस में आएगा। किसी भी लाइन से कोई सवाल आएगा, वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। और वो इस साल हर बार दिख, पॉलीमर्स के अंदर एक टेबल, पता नहीं तुमने पॉलीमर जिसने पढ़ा उसको पता होगा, पीछे पॉलीमर्स के यूसेज की एक टेबल बनी है छोटी से ऐसे एनसीईआरटी के अंदर। पॉलीमर्स की यूसेज, वो जो है वो बैकेलाइट जो है वो स्विच बोर्ड बनाने का काम करती है, और ये जो है बाल्टी बनाने का काम करती है, ऐसे करके ना उन्होंने पॉलीमर्स जो लिखे थे उसका उन्होंने वो एक टेबल बना रखा है यूसेज का। इस बार के मेंस के पेपर में, आईआईटी के मेंस के पेपर में, उस टेबल के हर शिफ्ट में एक सवाल आया। ऐसे मान लीजिए हर शिफ्ट का एक सवाल, बाल्टी कौन बनाता है, ऐसे स्विच बोर्ड कौन बनाता है, रबर कौन बनाती है, ये कौन सा पॉलीमर, वो कौन सा पॉलीमर, सिर्फ उस टेबल से, चार्ट से, लाइन से सवाल। तो मतलब मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वो एक एक लाइन का कोई भी सवाल बना सकता है। अब देखो अभी टाइम है तो तुम्हारे ये सवाल पूछना बेकार हो गया कि सर हम ये कैसे करेंगे। लेकिन सोचो अगर यही सवाल तुमने आज से मुझसे 4 महीने बाद पूछा, 5 महीने बाद, तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा, अबे छोड़ो यार, तुम अपना कुछ अपना जो आता है वो पढ़ डालो, ये सब छोड़ो, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि याद करने का प्रोसेस है और इसमें एक दिन में याद भी नहीं होगा। तो ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स है जिनको अभी से करना स्टार्ट करो, इनके नोट्स बनाना स्टार्ट करो, डेली के डेली एक एक पन्ना, 2-2 पन्ना पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ, उनको याद करो, फिर अगले दिन रिवाइज करो, फिर नए नोट्स बनाओ, फिर उनको पढ़ो, याद करो, फिर उन पुराने को रिवाइज करो। अगर ये काम अभी से हुआ तब तो एग्जाम तक याद हो जाएगा, नहीं तो एग्जाम तक यही फिजिकल पूरी करके आओगे, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी करके आओगे, मेंस के पेपर की अभी बात कर रहा हूं, मेंस में ऑर्गेनिक फिजिकल पूरी सही करके आओ, ठीक। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि वो सवाल जो देखते ही टिक कर सकते थे कि इस पॉलीमर का मोनोमर क्या होता है, जब आप एनसीईआरटी घर में जाके देखें कहेंगे अरे यार नायलॉन 6 का पूछा था, कैप्रोलैक्टम लिखा है, टिक, अरे यार काश पढ़, समझो। तो ये अगर पढ़ के गए होते तो तुम्हें कितना फायदा हो जाता। और मैं तुम्हें बता रहा हूं ये वाले जो सवाल हैं ये तुम्हारे पेपर में 40% तक पूछे जाएंगे, 40% तक मेंस के पेपर में, सोचिए। तो जिस बच्चे को जरा सी भी अकल हो ना, वो आज पेन उठा के रख दे कि भाई ऐसा मुझे थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ना, मेरे समझ में नहीं आती, मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम छूना ही नहीं है, साला मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है, मैं पागल हो गया 1 महीने 2 महीने माथा फोड़ के, मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आता, फौरन छोड़ दो, फौरन छोड़ दो थर्मोडायनेमिक्स, फौरन छोड़ दो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आती, सर कोई और चैप्टर पे बता दीजिए, सर समझ में नहीं आता, छोड़ दो उसको। लेकिन तुम कम से कम ये 5 चैप्टर जरूर पढ़ के चले जाओ। ये 5 चैप्टर तुम्हें 50% स्कोर दे देंगे केमिस्ट्री में, सिर्फ 50%, सिर्फ ये 5-6 चैप्टर्स। कौन कौन से सर? हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 4 पन्ने का चैप्टर, केमिस्ट्री इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 6 पन्ने का चैप्टर। ये सब जो 5-6 चैप्टर्स है ना, ये मुझे 50% नंबर ला के दे सकते हैं, 50% नंबर। सोचिए आप, हम मेंस की बात कर रहे हैं, और ये वो होंगे जो देखते ही टिक करने वाले होंगे, देखते टिक कर दिया, ना अकल लगानी, ना कोई कैलकुलेशन करना, बस देखा टिक कर। तो अब सोचो कोई आदमी आयनिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ के गया है ना, उस एवरीडे लाइफ में उसने 8 पन्ने का चैप्टर है, उसमें क्या होगा, ज्यादा दर्द क्या है, दर्द ये सर उसमें ना ये लिखते हैं कि जब पेट में दर्द होता है तो ये वाली दवा खाते हैं, अब जब ये दवा काम ना करे तो ये वाली दवा खाते हैं। सर दवाओं के नाम याद करने, सर दवाओं के स्ट्रक्चर याद करने बड़ा मुश्किल हो जाता है, मान लिया मुश्किल हो जाता है, लेकिन कम से कम है तो छोटा सा ही ना, 8 पन्ने का चैप्टर है ना, ठीक। कितना टाइम लग जाएगा सर? 2 दिन लगेंगे उसको देखने में, एक रिव्यू बनाने में, और फिर रेगुलर बेसिस पे आधा घंटा, 1-1 घंटा रिवाइज करते रहेंगे, ठीक, पूरे साल रिवाइज करते रहेंगे। तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन सर आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या दिक्कत ही सर, उसमें तो एक तो पहली बात समझने में मेरा माथा दर्द होने लगता, मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना कि साला हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं। हम यही नहीं पहचान पाते कि अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, या दोनों लोगों की हाइड्रोलिसिस होगी, कब किसकी होगी, अगर इसकी होगी तो फॉर्मूला कौन सा लगाएं, अगर उसकी होगी तो तब फॉर्मूला कौन सा लगाएं। कभी बफर बन जाता है, कभी एसिडिक बफर बन गया, कभी बेसिक बफर बन गया, कभी कुछ बन गया, सर मेरा सर दर्द हो जाता, मुझे सवाल ही समझ में नहीं आते। मैंने 1 महीना टाइम बर्बाद कर दिया। आप सोचिए अगर मैं 1 महीना आयनिक पढ़ लूं, तुम में से कितने लोग कॉन्फिडेंट होंगे कि आईआईटी के पेपर में आने वाला आयनिक का सवाल कर लोगे?
कोई नहीं होगा, हम नहीं होंगे, तुम्हारी क्या बात करें, कोई कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि आईआईटी में आने वाला आयनिक का सवाल कर सके, चाहे आप 1 महीना माथा फोड़ ली। लेकिन अगर ये चैप्टर सही से पढ़ लिया जाए ना, तो आप बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के माइक पर अनाउंस कर सकते हैं कि अब इस चैप्टर का सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि वो आना है एनसीईआरटी से, समझो। अब ये तो अकलमंदी वाली बात होती है ना, इसे तो समझदारी कहते हैं। मतलब तुम ऐसे तो है नहीं छोटे बच्चे हो, है ना, अब 16 साल के 17 साल के बड़े बड़े बच्चे हो चुके हो, अपने फ्यूचर के बारे में इतना तो तुम भी सीरियस हो। तो मैं तो तुम्हारी अकल की बात कर रहा हूं, हल्की सी समझदारी से अगर काम कर लिया ना, तो तुम अभी घर में बोल सकते हो कि पापा ऐसा है 99.9 परसेंटाइल तो जेईई के मेंस के पेपर में पक्के हमारे, दिमाग ही नहीं लगाना। कैसे पक्के हैं? क्योंकि सर फिजिकल और ऑर्गेनिक में मैं कुछ गलत नहीं करने वाला या करने वाली, मुझसे गलत नहीं होगा, इसी गारंटी हम ले लेते हैं। 6 से चैप्टर हैं, वो 4 महीने 5 महीने 6 महीने का टाइम पड़ा हुआ है। डेली भी अगर एक पन्ना पढ़ेंगे और घोट के पढ़ेंगे एक एक लाइन, रट मारेंगे एकदम, रट डालेंगे एकदम, और फिर सवाल देख खत्म। तो ये तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता। और जो नहीं कर पाता है, मुझे अब उनके ऊपर अफसोस होता है, क्योंकि अब मैंने इस बार भी मेंस के, तुम लोग तो क्या ही देखते होगे, यूट्यूब पर जब डिस्कशन किए थे मैंने इस बार भी मेंस के पेपर्स के, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि जैसे मैं सवाल रिपीट कर दिया, मुझसे गलती हो गई, लग रहा पिछली शिफ्ट का सवाल भी मैंने इसी शिफ्ट में डाल दिया, क्योंकि पिछली जब डिस्कस की तब भी वही सवाल था, अगली शिफ्ट में देखा तब भी वही सवाल है, XCOF4 का स्ट्रक्चर बनाइए, बना दिया। अगली शिफ्ट में डिस्कशन करने पहुंचे यूट्यूब पर, दिखा रहे ये भी XCF है, लग रहा पुरानी शिफ्ट का पेपर ले आए। लेकिन वो उसकी आदत ही है, वो एक जैसे सवाल ऑलमोस्ट सिमिलर, एक ही पैटर्न पर, और बिल्कुल सेट सवाल, एकदम बिल्कुल सेट। मतलब पेपर तक पता होता है, सोचिए पेपर तक पता होता है। मतलब तुम अगर जिस बच्चे को पेपर पता है, और वो भी अगर जेईई के मेंस के पेपर में 100 में 100 केमिस्ट्री में नहीं ला पा रहा है, तो शर्म की बात है, बिल्कुल वाकई में शर्म की बात। तुम कोई एक चैप्टर का नाम बता दो, मैं तुम्हें ये बता सकता हूं कि इस चैप्टर में क्या सवाल आने वाला। मैं नहीं, ये तुम खुद जानते हो, लेकिन तुम पता नहीं अनजान से बने रहते हो। नहीं सर एक सेकंड, अगर यहाँ ओ ना होता तो क्या होता, सर अगर यहाँ ओ की जगह CL लगा देंगे तो क्या होगा। अबे पागल हो गए हो क्या यार, इतना क्या उल्टा सीधा दिमाग लगा रहे हो। अरे सबसे पहले सीट तो पक्की करो, और सीट यही होगी, फिनॉल क्लोरोफॉर्म QH के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाता है जो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अपने पैरा प्रोडक्ट आइसोमर से स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं वो प्रोडक्ट कौन सा है? वो सैलिसिलएल्डिहाइड है, क्योंकि सैलिसिलएल्डिहाइड के अंदर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने से उसको उसके पैरा आइसोमर से स्टीम डिस्टिलेट किया जा सकता है। बिल्कुल सीधा सवाल आ गया। वो बिल्कुल एक लाइन का सवाल पूछेगा कि वे बताइए फिनॉल की रिएक्शन जब CH3COCl के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? सर OH की जगह OCOCH3 आ जाता है। ये पूछना है उसको, और हम उल्टा सीधा दिमाग लगाए पड़े हैं कि सर ये कर देंगे तो क्या होगा, वो कर देंगे तो क्या होगा। इन सब की जरूरत ही नहीं है भाई। इस चक्कर में सीधी सीधी बातें छूट जाती, इसलिए बिल्कुल सीधी सीधी बातों की बात करो तो बिल्कुल कहीं कुछ गलत नहीं होने वाला, सब सुना हुआ आने वाला, सब सुना हुआ आने वाला। लेकिन कम से कम ये जो 2-3 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के बारे में अगर तुमने अभी से दिमाग लगा लिया और अभी से तुमने करना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। 100 में 100 नंबर मेंस के पेपर में कहीं नहीं जाएंगे, ये कंफर्म। एक भी नंबर गलत नहीं होगा, एक भी नंबर। पता नहीं तुम लोग देखते हो कि नहीं पेपर, तुमने कभी मेंस का पेपर उठा के देखो ना, इस साल की सारी शिफ्ट्स उठाओ और जो चैप्टर्स तुमने पढ़ रखे हैं उसमें कर लो। सॉलिड स्टेट के कोई सवाल उठाओ, लिक्विड सोल्यूशन के सवाल उठाओ और देख लो किस लेवल पे आते हैं। या 11th का कोई चैप्टर ले लेते, गैस के सवाल उठा लो, एटम के सवाल उठा लो, मोल्स के सवाल उठा लो, आप केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के सवाल उठा लो, ठीक, चेक करके देखो क्या लेवल आता है। मतलब तुम्हें लगा पागल हो गया क्या यार, क्या पूछ क्या रहा है? H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करके कितना HCl बनाएंगे, लिमिटिंग रेजेंट निकालो और प्रोडक्ट बताओ, ये सवाल पूछते हैं इसके लेवल में। इसके अलावा आता ही नहीं ना, यही आता है हर बार यही। और हम जो है जबरदस्ती परेशान हुए पड़े हैं। ये ठीक है, बुराई नहीं, लेकिन एक लेवल खत्म करके दूसरे लेवल पे स्विच करना समझदारी। सीधे दूसरे लेवल पे स्विच करने में नुकसान क्या होता है? वो पहला लेवल छूट जाता है, और पहला लेवल के छूटते ही कॉन्फिडेंस सूं खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए जब भी तुम में से कोई पूछता है ना सर किताब में सवाल कहां से लगाएं, क्या करें, तो मैं सबसे पहले क्या बोलता हूं, एक लेवल खत्म कर लो बस, ताकि तुम अपनी एक सीट पक्की कर सको नीट NIT, एक सीट पक्की कर लो। उसके बाद सर IIT पाईटी के, अरे 1.5 महीने 2 महीने मिलते हैं यार, उसके बाद कर लेना रिवीजन, 20-20 सवाल, बड़े बड़े सवाल ही तो लगाने हर चैप्टर के, 1.5 महीने में कर लेना जब मेंस का पेपर खत्म हो जाएगा। अभी कम से कम एक लेवल तो तैयार करके चलो, और उस लेवल की कहानी यही है, 100 में 100 जो ना ला पाया केमिस्ट्री में वो गधा है, उसको IIT में जाने का कोई अधिकार भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पेपर पता। सोचिए उसको पेपर पता है। आप उठा के देखिए ना, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं करते हो ये काम। तुमको कई बार बोल चुका हूं मैं, आप लास्ट ईयर का या इस साल का मेंस के सारे अब तो इंटरनेट पे मिल जाएंगे, या हमारे कहीं ना कहीं माई क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पे कहीं ना कहीं पढ़ोगे, या कहीं से भी देखो तुम पुराने अपने शिफ्ट के सारे सवाल निकालो, ठीक, और उसमें अगर चैप्टर वाइज मिल जाए तो चैप्टर वाइज निकाल लो। और उस चैप्टर वाइज में मान लीजिए आपने कोई भी एक चैप्टर सोचा, लिक्विड सोल्यूशन सोचा, लिक्विड सोल्यूशन के जितने सवाल इस शिफ्ट में आए थे इस साल, आपने लाइन से देखे 8 सवाल,
तुम देखोगे यार क्या लेवल है यार, डेल्टा टीएफ निकाल दो, केएफ दे रखा है, डेल्टा टीबी निकाल दो, केबी दे रखा है, वैंट ऑफ फैक्टर कितना होगा सर, ये टूटने से वैंट ऑफ फैक्टर 3 होगा। तुमको यार क्या लेवल पूछता है यार इनका, तो कोई यानी इन टॉपिक्स में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, इन टॉपिक्स को करने में बिल्कुल तुम्हारा टाइम नहीं जाएगा। तुम्हारा सारा टाइम लगेगा जब तुम ये वाला टॉपिक उठा के देखोगे यार ये दवा का नाम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तुम सोचोगे ये कैसे होगा, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, जो बच्चा समझदार है उस एनसीईआरटी को घोट के गया था, और घोट के जाने के बाद वो सवाल देखते खट 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 टिक कर। तो इन चैप्टर्स को जो बच्चा अभी कर लेना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे 100 में 100 मेंस के पेपर में कहीं नहीं जाएंगे, 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि इस चीज की तो गारंटी हम ले सकते हैं कि फिजिकल ऑर्गेनिक में कुछ नहीं गलत होगा। तुम सोचो ही नहीं कि उसमें कुछ वो पूछेगा गलत करने लायक, तुम ये समझ लो, उसमें वो गलत करने लायक ही कुछ नहीं पूछेगा, तो क्या बताएं तुम्हें। मतलब जिस लेवल पे तुम पढ़ रहे हो, जिस लेवल पे तुम लोग कभी कभी कुछ पूछ लेते हो, और तुम पढ़ भी रहे हो, मतलब तुम्हारे सवाल से लगता है कि ठीक है तुम्हारी ये डाउट आई, तो इसका मतलब तुमने कुछ सोचा है। तो अगर तुम वही वैसे ही हो जैसा मुझे लग रहा है, तो आप समझ लीजिए फिजिकल ऑर्गेनिक में तो एक भी सवाल ऐसा आएगा नहीं जो तुम्हें समझ में ना आए। मतलब तुम्हें लगेगा पागल हो गया क्या यार, हमने क्या पढ़ा था, तू पूछ क्या रहा है यार, हमें पहले पता होता तो हम पढ़ते नहीं यार, इतना मुश्किल पढ़ के गए थे, और ये क्या कितनी घटिया चीजें पूछता। तुम्हें तब लगेगा कि यार ये, और उस टाइम पर जब वो सवाल आएगा ना कि पानी के अंदर फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम कितनी होती है जो आदमी बर्दाश्त कर सकता है, तब तुम्हें लगेगा अरे यार काश हमने वो एवरीडे लाइफ पढ़ लिया होता, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 7 ppm होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो ऐसा होगा। मतलब तुम्हें तब हैरानी होगी कि साला काश हमने वो एनसीईआरटी पढ़ ली होती, क्योंकि सवाल सारे एनसीईआरटी था, वो वाले, ये वाले गलत नहीं होंगे, वो आने एनसीईआरटी से हैं, इतना मिला के कुछ चैप्टरों के सारे मिला के इतनी किताब आप 6 महीने में घोट नहीं सकते यार। डेली अगर आदमी 8 घंटे पढ़ रहा है तो ये इतनी किताब घोट नहीं सकता। अरे सर पी जाएंगे घोट के, 100 में 100, मतलब मतलब इसमें एक भी नंबर कट गया तो बिल्कुल शर्म की बात है। लेकिन फिर वही आती है बात कि हम ऐसा करते ही नहीं है, हम फिर वही बकवास में लगे रहेंगे। सर वो फिनॉल के वो वाले सवाल कर लीजिए, सर वो ईथर में बम बना दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वो बकवास में लगे रह जाएंगे, और फिर जो असलियत है उससे डेविएट हो जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। समझदार वो होता है जिसको ये पता है सर आपको जो बकना बक दीजिए, हमें इतना पता है क्या आने वाला है, हम बस उसी पे सीधे चलते रहेंगे। एनसीईआरटी थोड़ी सी आपकी बात, एनसीईआरटी थोड़ी सी आपकी बात, और मस्त मेंस के पेपर में 99.99 परसेंटाइल लाएंगे, कहीं चुपचाप पढ़ने चले जाएंगे, मौका लग गया तो आईआईटी भी निकल जाएगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ये, और दूसरी बात वो उन लोगों के लिए कि जिनको अगर बहुत कुछ जानना है तो कम से कम वो पहला लेवल तैयार करके चलना। अगर फर्स्ट लेवल छोड़ के तुम उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं, समझ लो ना। तो मैं तुमको आज मैंने यही चीज जो है अपने जो ड्रॉपर बैच है, रिपीटर बैच, उनको भी बोली थी यार, तो मुझे ये हैरानी होती है, और ये मुझे इसलिए होती है क्योंकि इससे पहले मैं क्या होता था, ये आईटी के पेपर डिस्कस नहीं करता था। डिस्कस मतलब ये जैसे यूट्यूब वगैरह पे पहले तो ऑनलाइन पे क्लासेस नहीं लेते थे, तो अब जब से ये शुरू किया तब से तो एक एक सवाल डिस्कस करते हैं, एक एक सवाल पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो ऐसा लगता है लिखते वक्त कि अरे यार ये है मेंस का लेवल। मतलब हम जैसे अपना ही पढ़ाया हुआ कोई टॉपिक आ गया, मोल कॉन्सेप्ट आ गया, तो हमने मोल कॉन्सेप्ट पता नहीं वो डबल टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन और पता नहीं कौन कौन से टाइट्रेशन सब बकवासबाजी कर रखी होती है, और सवाल क्या पूछता है कि मैग्नीज +7 से अगर +2 में जाएगा तो बताइए एन फैक्टर क्या होगा। तो ऐसा लगता है यार क्या पूछ रहे हो भाई, हम क्या पढ़ते हैं बच्चे, और ये क्या सवाल पूछ रहा है। सवाल देख के हैरानी होती है कि यार इतना गंदा लेवल होता है मेंस का। अब समझ में आ रहा है वो, लेकिन सवाल जो हमें मुश्किल लगते हैं वो कौन से लगते हैं, वो सिस्टमीन में सल्फर कितने होते हैं। अब ये सवाल हमें मुश्किल लगता है, तो हमने शक्ल ही नहीं देखी सिस्टम, हमें क्या पता कितने सल्फर होते हैं, वो मुश्किल है। लेकिन वो आता है हमें क्यों, सर हमने एनसीईआरटी में चार्ट मारा, एनसीईआरटी से आएगा सर ये हमें पता, और एनसीईआरटी हमने याद कर रखी। तो आप अगर समझदार है ना तो आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि जो वो वाले सवाल होते हैं वो आपके गलत नहीं होने, और जो गलत होने लायक सवाल होते हैं वो आप रट के गए हैं। कुछ बचेगा ही नहीं कि एक भी सवाल गलत हो। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या समझा रहे हैं? यस सर। तुम्हारे पास टाइम है, पूरा जितना भी है उसमें तुम्हारे स्कूल वाले परेशान करेंगे हमें पता है, बट उसका भी तुम फायदा उठाओ ना। वो स्कूल वाले परेशान करेंगे तो स्कूल का एग्जाम ही तो लेंगे, वो एग्जाम में एवरीडे लाइफ भी तो आएगा, एग्जाम में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी तो आएगा, एग्जाम में पॉलीमर भी तो आएगा। अगर वो आ रहा है तो आप उसको इस तरह से तैयार करिए कि सर हम इसको बिल्कुल अपने लेवल पे तैयार करेंगे, एक एक लाइन स्कूल वाला जो पूछेगा वो तो हम कर ही लेंगे, और अपने स्कूल लेवल की तैयारी में अपना ये मेन चैप्टर निपटा दो। स्कूल का भी फायदा हो गया, अपना भी फायदा हो गया। तो आप इसको अलग मत समझिए कि सर ये अलग चीज है और ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल सेम है। हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि जो स्कूल का एग्जाम आएगा उस एग्जाम में जितना भी हमसे पूछा जाएगा वो हम अपने लेवल पर, बिल्कुल मेंस लेवल पर भी तैयार कर लेंगे, ताकि स्कूल का भी काम खत्म हो और हमारा काम भी खत्म, ये डबल फायदा हो जाएगा। तो बहरहाल जो भी है, तो सब लोग अब इस चीज की कोशिश करो भाई। मुझे ऐसा लगता है कि चीजें आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और कोशिश की जाए तो किया जा सकता है।
है ना। तो ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस वाली बात है जो तुम लोगों के अंदर आना चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट है तो इस साल के जो मेंस के पेपर हुए उनकी कोई शिफ्ट उठा के देख लेना, मतलब सारी शिफ्ट के कोई भी टॉपिक के सवाल उठा के देख लेना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि कोई लेवल नहीं, कोई लेवल नहीं। हाँ सर एक डाउट आता है। हाँ सर ऐसा लगता है कि मतलब मेंस मतलब एडवांस में थोड़ी अच्छी रैंक चाहिए, तो उसके लिए वो चैप्टर को ज्यादा टाइम दे जो वेटेज वाले हैं फिर एडवांस के साथ। नहीं, ऐसा तो है, तो मैंने तो ये मना नहीं किया, मैंने तुमसे ये बिल्कुल नहीं बोला कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है अब आज से आप पूरे टाइम पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं तो बस ये उम्मीद करता हूँ कि आप 6-7 घंटे अगर घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आधा घंटा एक्स्ट्रा निकाल कर इन चैप्टर्स को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बस हाफ एन आवर, बस आज हम हाफ एन आवर पढ़ेंगे, हाफ एन आवर में एक पेज तो पढ़ ही सकते हैं। वो एक पेज पढ़ा, उसको अंडरलाइन किया, उसमें मेन पॉइंट्स के नोट्स बना लिए और उस पेज चैप्टर को बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट डे आप आए, आपने फिर वो पेज पूरा रिवाइज किया, अगला पेज पढ़ा, फिर से नोट्स बनाए, कर तक दिया। आप देखिए कि 6-7 दिन के अंदर आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए। लेकिन वो पैरेलली जो कर रहे हैं आप, जैसे आप बता रहे हैं कि हम जो मेन चैप्टर उसको वेटेज जिनकी ज्यादा है तो उनको करते रहो, उनको मना थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर्स अगर अब से शुरू नहीं हुए तो एग्जाम में खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इतने गंदे होते हैं, ये याद ही नहीं होते। तुम देखोगे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, एक बार देखो तो इनको ये याद नहीं होते। सर इस बार के पेपर में भी काफी सवाल ऐसे देखे थे, बहुत सारे, मतलब सोचो, और वो लेकिन अब सोचो, मान लीजिए बहुत सारे सवाल थे और बहुत गंदे थे, बहुत गंदे सवाल, लेकिन अगर साथ में मैं एक लाइन जोड़ दूं, एक भी ऐसा नहीं था जो एनसीईआरटी के बाहर, तो अब अंदर से कैसा लगता है, अच्छा सारा एनसीईआरटी से था, और एनसीईआरटी इतनी तो होती है यार, चलो चार्ट मारे। और इतनी में क्या होता है, इतने में सर सॉलिड स्टेट भी होता है, लिक्विड भी होता है, हम भी होते हैं, तुम भी होते हो, पूरी ऑर्गेनिक होती है, तो सर वो वाला कौन सा होता है, वो वाला इतना होता है। यार इतना नहीं याद कर पाओगे, कैसी बातें कर रहे हो यार, इतना टाइम है तुम्हारे पास, डेली आधा घंटा चार्ट मारो, घोट मारो, इतने गधे थोड़ी ना हो कि तुम याद नहीं कर सकते, सब याद हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो सब लोग थोड़ा सा ना पॉजिटिवली तैयारी करो और उम्मीद करो कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। तो आज इतना ही करते हैं ना, फिर अगली क्लास में इसको खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये ईथर फिनॉल वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ईथर की प्रिपरेशन और ईथर की रिएक्शंस में कुछ नहीं, बहुत छोटी सी रिएक्शंस है, तो वो अगली क्लास में खत्म कर लेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय। कल का टेस्ट कौन सा है, आरईपी जो हो रहा है वो पोस्टपोन हो गया सर, वो 11th को हो गया, पोस्टपोन है सर। आरईपी में होगा क्या, रिपीटिशन मतलब क्या है इसका मतलब? हाँ, कुछ अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे दोबारा से, यही है। और आरईपी का जो सिलेबस है वो वही है आपका, लिक्विड आएगा, सॉलिड आएगा, अराइल अराइल हैलाइड्स आएंगे, ग्रिग्नार्ड आएगा, और बस और जीओसी एसिड बेस, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये फेस टेस्ट टाइप है क्या आरईपी? हम वाला आरईपी शायद एक नया बैच बनाना चाह रहे होंगे, कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा देने के लिए, जो बच्चे इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए। तो वही ये कुछ सवालों की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि दोबारा पढ़ने का थोड़ा ना कोई फायदा होगा। तो अपने 2-4 जो भी टेस्ट हो, जो भी क्लास लगी, उसमें 10-12 सवाल अपने अलग से कर लिए, बस यही है ना। चलो ठीक है, बाय बाय। सर एक टॉपिक के बारे में पूछना था। बोलो। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस करके एक टॉपिक है, ये खुद से करने वाला टॉपिक है क्या? क्या जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये जो मेटलर्जी की बात कर रहे हो क्या, एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हो? आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऐसे करके दिया है, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, तो ये तुम्हारा मेटलर्जी हुआ मुझे लगता है, मतलब जिसमें ओर से मेटल्स निकालने का, आइसोलेशन करने का मेथड, तो ये तो मेटलर्जी है, पढ़ना शुरू कर दो। थ्योरेटिकल, प्योर थ्योरेटिकल, ओर्स कौन कौन से होते हैं, ओर्स के नाम क्या है, मेटल आयरन के ओर कौन से होते हैं, एल्युमिनियम के ओर्स कौन कौन से होते हैं, वही जो प्रॉपर मेटलर्जी है, ये वही। तो अगर आपके पास टाइम है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो अभी छोड़ दो, उसके ऊपर कुछ नहीं आता। दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज केमिकल काइनेटिक्स। सर इन 6 चैप्टर में से कोई सा भी पहले उठा सकते हैं ना? कौन से 6 चैप्टर्स जो आपने अभी बताए? कोई सा भी पहले उठा सकते हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं, कोई भी लिंक नहीं। समझदारी यही है कि अगर जो आसपास स्कूल के टेस्ट में आने वाला हो उसी को लेके शुरू कर दो, ताकि स्कूल में फायदा हो जाए। जनरली शुरू कौन सा होता है 12th क्लास में, पहला चैप्टर जो होता है सिलेबस तो देखो, शुरू में तो वही सरफेस केमिस्ट्री आ जाएगा, नहीं तो मेटलर्जी आ जाएगा, लेकिन ये चैप्टर थोड़े से बड़े हैं। तो सुनो, ये 12 पेज का चैप्टर हो गया, तो इससे अच्छा है कि इससे थोड़ा आसान कोई चैप्टर ले लो जो याद करने वाला है। 11th का कोई चैप्टर ले लो जो एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री 11th में था, लेकिन वो लेकिन तुम्हारे स्कूल के टेस्ट में अगर आ रहा है तो लो, नहीं आ रहा है तो आप वो जो स्कूल में आ रहा है उसको पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि स्कूल में नुकसान ना हो। ठीक है सर, ठीक है ना। सर तो पढ़ना एनसीईआरटी से ही है ना? हाँ, पढ़ना सिर्फ एनसीईआरटी से इनको बस। सर अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा? अगला इलेक्ट्रो करने की सोचते हैं, नहीं तो काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो काइनेटिक्स में से कोई एक करेंगे। सर एक चीज पूछ, हाँ बोलो। इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स अगर शुरू होगा तो वो 21st तक हो जाएगा? नहीं, एक कोई चैप्टर 21st तक हो जाएगा, अगर काइनेटिक्स हुआ तो भी हो जाएगा।
ठीक है सर, डायरेक्ट ट्रू हुआ तो भी हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।